I am Vikas and today we are going to discuss about adolescence education. ये जो ग्रुप है adolescence का, इसको हम लोग टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स या उनके अकॉर्डिंग प्री एडल्ट्स। टीनेजर्स को अच्छा नहीं लगता टीनेजर्स सुनना, उनको पसंद होता है उनको प्री एडल्ट्स कहिए, यंग एडल्ट्स कहिए, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना वो फील करने लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं या हम बड़े हो गए। हम लोग जब क्लासेज में जाते हैं बच्चों को बोलते हैं अभी तुम बच्चे हो, बोलता बच्चे कहाँ से, बड़े हो गए हैं। हमसे कई सारे बच्चे बोलते हैं अरे बच्चे होते बड़े हो गए तो समझ जाओगे, तो सर हम तो बड़े हैं। उनके मन में ये बात आ जाती है कि वो बड़े हो गए या हो रहे हैं, अब वो डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही और भी कई सारे चेंजेस आते हैं। ये जो एज ग्रुप है ना ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और क्रिटिकल ये कई सारे एस्पेक्ट्स में होता है। कई सारे ऐसे मेंटल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है और इसको नर्चर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, क्योंकि ये एक डेमोग्राफिक फोर्स है। हम लोग कहते हैं चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये कौन से बच्चे होते हैं? इन्फेंट्स नहीं, 5 साल 6 साल 7 साल वाले बच्चे नहीं। हम लोग जब भी ये बोलते हैं लाइन ना कि ये फ्यूचर है कंट्री, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं इसी एडोलेसेंस ग्रुप की। ये जो 9 to 15 वाले बच्चे हैं ना, इसी ग्रुप की हम लोग बात कर रहे होते हैं। यही है जो आगे चल के फ्यूचर बनने वाले हैं। और ये काफ़ी लंबे टाइम बाद वाले नहीं, ये तुरंत मतलब अगर बच्चा 14 का है तो आपको उसके हर डिसीजन का एक छोटा बड़ा असर, अच्छा या बुरा असर आपको दिखने लगता है सोसाइटी में। तो यहाँ इनको नर्चर करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये एक बार अच्छे से नर्चर हो गए, अगर इनकी परवरिश एक बार अच्छे से हो गई, इनकी थिंकिंग जो है वो अलाइंड हो गई, स्किल्स डेवलप हो गए, तो फिर ये कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हैं ना जो शायद एडल्ट्स ना ले, क्योंकि हाई रिस्क टेकर्स भी होते हैं ना, इनको रिस्क लेना पसंद होता है। एडोलेसेंस ग्रुप के जो भी हैं उनको रिस्क लेना काफ़ी अच्छा लगता है, वो रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो कई बार रिस्क लेने में वो अच्छी चीज़ों को भी कर जाते हैं। तो इस एज ग्रुप को हमें समझना है, लेकिन उसके पहले ना हम लोग समझेंगे, मतलब आप लोग मेरा हेल्प कीजिएगा, कंसर्न समझेंगे हम लोग एडोलेसेंस एज अ टीचर हम लोग क्या सोचते हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चे कैसे होने चाहिए, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं जो उनमें नहीं होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए। पहला हम बता देते हैं एरोगेंस, जो एक मोस्ट कॉमनली दिखता है, हमारा एक कंसर्न का टॉपिक होता है वो कि बच्चे बड़े एरोगेंट होते जा रहे हैं, है ना। दूसरा हम बता सकते हैं आपको रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंडल्ज होना, उनको बाहरी दुनिया से कोई खास मतलब है नहीं, उनको भीतरी दुनिया से मतलब होता है ना, मतलब फोन वाली इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो, और हर नए चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु ज्यादा होते हैं। क्यूरियस, सर थिंकिंग पावर कम होती है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं ज्यादा बच्चे। लेस थिंकिंग पावर सर, क्योंकि वो किसी चीज को बिना सोचे समझे नफा नुकसान किए हुए लोग करेंगे बाद में सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सर। और आप सभी लोग एडोलेसेंस एज ग्रुप से रहे हैं, है ना? हम सभी लोग गुजरे हैं उस एज ग्रुप से, या शायद हैं अभी हम लोग, मतलब वी आर जस्ट द एडोलेसेंट्स विद अराउंड 10 years 20 years और 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। सर हीरो पर्सनालिटी जो होती है जैसे कि नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे ही 15 पार करेंगे ना ये हट जाएगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा कि चलो अब खत्म करें इसको। 5 में से 3-4 तो मेरे ही हैं। आप उसमें लिखेंगे तो बॉडी स्पेस कम पड़ जाएगा। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर हो सकता है ना, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, जो होना चाहिए उनके लिए तो है ही। सर हीरो आइडियलिस्टिक मतलब उनके जो किसी वजह से कोई मूवी देख रहे हैं या फिर क्रिकेट वही हम बताएं, इंक्लाइंड टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड। हाँ वो सोचते हैं कि उसी की तरह हम करें या बने, हेयर कट कराना, ड्रेसेस पहनना, ये सब चीज़। कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है स्टेज में। हाई सेल्फ एस्टीम, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभार कॉन्फिडेंस एकदम गायब हो जाता है।
सेल्फ स्टीम भी होता है ना। और भी कई सारे हम लोग अगर बात करने लगे तो एम्पैथी की कमी होती है, प्राइवेसी चाहिए उनको हर चीज में, है ना। हमको लगता है हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल थोड़ा कम है। और ये भी होता है कि हम लोग जिस लोकेलिटी में पढ़ाने आते हैं या हम लोग हमारा घर जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ तो ये चीज़ें कम है। मम्मी पापा पीट पीट के प्राइवेसी दूर करवाते हैं। प्राइवेसी चाहिए ये भी घंटा होता खा। है कि नेगेटिव चीज की तरफ लोग उस टाइम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसको मजा आता है। है ना, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस भी ज्यादा होता है, अपने आप को पहचान बनाना चाहते हैं वो लोग। बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस तो आपको अगर देखना है आप व्हाट्सएप और इंस्टा पे चले जाइए, शॉर्ट्स देखिए, सॉरी इंस्टा पे और फेसबुक के शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा आइडेंटिटी बनाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं। कई सारे केसेस जो न्यूज़ वगैरह में आते हैं, बच्चा कुछ उल्टा सीधा करते हुए मर गया, है ना, वो यही तो हो रहा है ना। और कुछ इसमें इनसेंसिटिव भी होते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल। हमको इससे एग्जाम्पल चाहिए होगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई एक एग्जाम्पल जिससे ये प्रूफ हो कि बच्चे इनसेंसिटिव हो जाते हैं जो एडोलेसेंस एज ग्रुप के होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को सोसाइटी से मिलते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह में आते हैं। आप देख लीजिए ना, जो आए दिन लड़ाई होती है यंगस्टर्स में, बिना सोचे समझे मार देना, कुछ भी कर जाना, वो नहीं सोचना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगले को कितना हार्म होने वाला है, उसकी लाइफ इस एज में क्राइम भी बहुत ज्यादा करते हैं। About 6 months ago न्यूज़ में आया था, लखनऊ का एक लड़का था, शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था, अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया था और डेड बॉडी को 3 दिन तक पड़ा रहने दिया था। वो सर वजह थी, गेम थी बस। हाँ, गेम के लिए मम्मी मना कर दी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही इनसेंसिटिविटी के। बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम्स को देखना है और समझना है कि वो कैसे दूर हो, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ जो है, जो हम लोग ये बच्चे करते क्यों, प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें जो उसमें आ रही वो आ क्यों रही है, रीज़न ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है। पेरेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, एडोलेसेंस का एक्सपोजर भी नहीं। वो जो फील कर रहा है ना वो बता ही नहीं पाते, किसको बताएंगे। अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो फ्रेंड्स या तो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, नहीं तो आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इस मजाक बहुत उड़ाएंगे। बड़ा सोसाइटल इफेक्ट भी होता है बच्चों पे। और अभी ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये भी होता है। पेरेंटल टाइम की कमी भी पेरेंट्स का डर रहता है ना, तो बच्चे उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि रिलेशन बहुत मैटर करता है। यही सर चीज़ है ना। 24 साल के जो भी टीनेजर्स होते हैं उनमें समझने की जो शक्ति होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर, वो कम होते हैं। वो मतलब क्या बोलते हैं, 24 के बाद उनके अंदर अपने आप समझदारी आने लगती है। नहीं, किसी भी चीज़ को देखने की। देखिए मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, दुनिया में ना ऑटोमेटिक जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, ऑटोमेटिक जैसा कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। ना ये ऑटोमेटिक है, ना वो ऑटोमेटिक है, ना हमारे अंदर की थिंकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिक है। एक पुश तो चाहिए होता है, एक जर्क चाहिए, कोई ना कोई धक्का देगा तभी चीज़ें होंगी। हम लोग यहाँ बटन से पुश करके करते हैं, कहीं स्विच का जरूरत पड़ता है, कहीं लेवर लगता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को या टीचर्स को उन चीज़ों को समझाना पड़ता है। और देखिए गुजरात का एक बच्चा है, शायद 12 या 14 साल का है, वो अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा, लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर है उसका, उसकी कंपनी का। उसकी कंपनी का काम बस यही है कि वो घरों से जाके टिफिन कलेक्ट करके जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिसेज हैं उन तक पहुँचा देती। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, कोई खास बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसका टर्नओवर बढ़ा। उसको 24 साल का वेट नहीं करना पड़ा कि नहीं, उसकी थिंकिंग अलाइंड होनी चाहिए, उसको समझदार बनना है। आप में से कई लोग होंगे जिनका 10th 11th आते जाते तक क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या करना है, वो तो अभी भी 24 साल की नहीं है। है ना। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ये लाइन काफ़ी अच्छा है, एज बस नंबर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चेंजेस जो हम लोग बात करते हैं, 9 to 15 वाले को हम लोग एडोलेसेंस मानते हैं, ये इसलिए ना कि 9 या 10 या 11 के एज तक जाते जाते हमारी बॉडी जो होती है फिजिकली इतनी स्ट्रांग हो जाती है
कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करने लगती है वो बॉडी में कि कुछ सर्टेन चेंजेस आने लगते हैं। आपको अगर साइंस तो सभी ने पढ़ा है ना, एडोलेसेंस एज ग्रुप में हम लोग जैसे ही इंटर करते हैं हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कई सारे चेंजेस आते हैं। मूड स्विंग्स होना स्टार्ट करता है 9-10 साल के बाद ही, और वो दोनों को होता है, लड़के लड़की दोनों को। वो सारे केमिकल चेंजेस हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ एज ग्रुप को लेकर चल रहे हैं। नहीं तो एज का कुछ खास मैटर करता नहीं, समझदारी का भाई, बस जरूरत ये है ना कि आप उसको ऐसे सिचुएशंस में एक्सपोज कराइए, ऐसी बातें समझाइए कि उसकी थिंकिंग अलाइन हो। एडोलेसेंस एजुकेशन कि उनकी थिंकिंग जो है वो अलाइंड हो सके, उनकी थिंकिंग जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो सके। अगर वो कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको भी पता हो कि वो जो कर रहा है उससे उसको क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। आप जो भी करते हैं ना उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसके करने से 100% फायदा है, या कोई ऐसा काम नहीं जिसके करने से 100% लोगों को नुकसान है। सबके हैं अपने प्रोज एंड कॉन्स। तो बच्चा ये सोच ले करने के पहले कि हम अगर कुछ कर रहे हैं ना तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जैसे एडोलेसेंस एज ग्रुप में जाने के बाद ना एक जो सबसे बुरी चीज़ मेरे हिसाब से लगती है बच्चों में, वो ये कि वो जब गुस्सा होते हैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चीज़ें तोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, है ना। सबके घर में, मतलब जिसके घर में एडोलेसेंस एज के बच्चे होंगे ना वो पक्का ये काम करते होंगे, फ़ोन फेंक देना, सामान तोड़ देना। सर ये तो कभी-कभी मतलब एज के बाद तक रहता है। वही तो हम बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं कि एज के बाद खत्म हो जाए, वो कंटिन्यू रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग? बस प्रोज एंड कॉन्स समझाइए ना मैम। जैसे हमको गुस्सा है, हम बहुत गुस्सा करते हैं, सबको पता है, लेकिन हम आज तक कोई सामान नहीं तोड़े, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम गुस्से में ये फोन फेंक के मारे ना, एक तो अगले का सर फुटेगा, जो ड्रामा होगा वो अलग, प्लस मेरा 20,000 का नुकसान होगा वो अलग। लेकिन सर क्रोध विवेक को खा जाता है, ये भी तो कहा जाता है। उस समय ध्यान कहाँ रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सामान का नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है। सामान का नुकसान मैंने कभी सामान बर्बाद नहीं किया। तो वही चीजें, जैसे हम कोशिश करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, सामान लेकिन बर्बाद नहीं किए सर, कभी नहीं। गुस्से में आके नहीं किए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि मुझे एडोलेसेंस एज में तो किए ही होंगे। हम अभी भी एडोलेसेंस अभी कैसे? गुस्सा वो बहुत ज्यादा आता है, सामान भी हम बहुत तोड़ते हैं, आज तक बहुत तोड़े हैं, लेकिन वो जाता ही नहीं है। बस देखिए, होता है ना, लड़कियों के लिए आता है स्ट्रेस बॉल, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए वो हम बता रहे हैं लड़कियों के लिए आता नहीं, है। उसको भी हम फाड़ दिए थे। दोबारा खरीद, और फिर फाड़ दिए थे। दोबारा खरीद, मतलब ऐसा दोबारा होता है ना, खरीद। क्योंकि हम जो भी देते हैं गांधी जी वाला जो कंसेप्ट था ना कि एक गाल पे थप्पड़ लगे दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई कीजिए। एक बॉल फाड़े फिर दूसरा बॉल खरीद के फिर फाड़े। एक टाइम पे रियलाइजेशन जरूर आएगा कि हम ही बेवकूफ है, हम ही अपना पैसा बर्बाद किए हैं। जिस दिन ये रियलाइज हो गया ना किसी बच्चे को, उस दिन वो सुधर जाए। सर पता होता है कि फोन फोड़ेंगे तो पैसा उड़ा दूंगा, मम्मी खड़काएगी नहीं, मारेगी, इसके बावजूद तोड़ देते हैं। हम तो बहुत वो रियलाइजेशन होना बाकी है कि आप बेवकूफ हैं। 3 फोन तोड़े हैं अपना, 3 तो बहुत तोड़े। मेरे से नहीं होता है, बहुत कोशिश करते हैं एकदम कि इनफैक्ट हम डॉक्टर के पास जाकर रोने लगे थे कि वो गुस्सा हो जाता है, तब क्या करें क्या करें। फिर सोचे कि मतलब सुधार। जो अगला कंसर्न है ना एडोलेसेंस का, वो यही है कि वो इकोनॉमिक फोर्स भी हैं सोसाइटी। अगर उनकी थिंकिंग अलाइंड हुई तो वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। आप देखिए प्रोटेस्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि कभी ऐसा नहीं होगी पूरे देश में शांति, कहीं ना कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है ना जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। ये हमेशा था, जब भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है कंट्री ने, क्योंकि जब वो गुस्सा होते हैं उनकी थिंकिंग अलाइन नहीं होती, अलाइनमेंट अपना खोती है, वो बर्बाद कर देते हैं। कई सारे इकोनॉमिक डैमेजेस। रेलवे को लेकर कुछ वक्त पहले हुआ था, अग्निवीर को लेकर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। तो जरूरी इसलिए भी है ना क्योंकि आज के डेट में देखिए 100% लिटरेसी रेट है नहीं,
तो कई सारे एडोलेसेंस एज के जो बच्चे हैं वो पेड या अनपेड लेबर करते हैं, तो उनको थोड़ा उनके में अंदर स्किल्स डेवलप कराने की ज़रूरत है। हम लोग वो नहीं कर सकते, हम लोग जाके ढूंढ ढूंढ के बच्चों को पकड़ के ला के उनको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो बच्चे हमारे पास हैं हम लोग कम से कम उनकी बातों को समझें। अगर उसने अगर कुछ किया है, अगर रिएक्ट किया है, तो कम से कम उन चीज़ों को समझें और उनकी बातों को समझ के ना तब एक्शन। कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि जो एज अ एडोलेसेंट मैंने भी की थी वो गलती, और आज सेम गलती किसी और बच्चे ने की है और मैं सेम पनिशमेंट रिपीट कर रहा हूँ जो मेरे टीचर ने दी थी, जो कि मुझे आज भी लगता है कि गलत था। कम से कम सोच लेना चाहिए कि आप अगर आप जब उस एज के थे आपने भी वही गलती की थी, आपके टीचर ने आपको वो पनिशमेंट दिया था, आपको लगता है कि नहीं गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आज इस बच्चे को भी वही फील हो रहा होगा। कम से कम हम लोग वो समझ सकते कि आखिर क्या किया, क्यों किया, मेंटली क्या चल रहा था। जैसे कल वो बच्ची थी मैम, वो कंप्लेन की थी और उसके बाद डर गई। हम लोग सभी लोग सोच रहे थे कि तबीयत खराब हो गया उसका, लेकिन तबीयत खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था डर। जैसे हम लोग एक्सपोज करवाए उसका डर, वो और ज़्यादा डरी, लेकिन मेरे हिसाब से उसके बाद वो ठीक हो गई। वो समझने की जरूरत है। अगर वहीं पे चीज़ों को दबा दिया जाता है, डांट दिया जाता है, या सीधे डॉक्टर के पास चुपचाप लेके चले गए, तो कुछ नहीं, मेडिकली उसको कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो जो है बस इधर है, डॉक्टर क्या ही इलाज करेगा उसका। तो वो चीज़ें हमें समझनी होंगी। काफ़ी बोरिंग हो रहा है, एक फनी काम करते हैं हम लोग, छोटा सा। आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन आता है ना? हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, बस थोड़ा सा उसको थोड़ा सा घुमा के आगे करेंगे। क्या करना है, एक एडजेक्टिव बोलना है जो आपके लिए हो, एक फर्स्ट नेम बोलना है, अपना फर्स्ट नेम बोलना है, और एक देश का नाम बोलना है, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर्स, लाइक आई एम, एडजेक्टिव फर्स्ट नेम देश। इस तरीके से आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। एक एडजेक्टिव अपने नाम के पहले, अपना फर्स्ट नेम बस, और एक डिश का नाम, लाइक आई एम वर्सेटाइल विकास वड़ा पाव। इससे स्टार्ट होने वाला एक ही डिश मुझे पता है, दूसरा विंडालू पता है। कर सकते हैं ना? ये स्टार्ट विद कुंदन सर। काइंड कुंदन खिचड़ी, काइंड कुंदन खिचड़ी। लेटर मतलब एकदम सेम होना चाहिए। यू कैन ट्राई, अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चंदन सर, आनंद सर, फ्रॉम दिस साइड। काइंड किरण कचरी। काइंड किरण कचरी, दो की आ चुके हैं मेरे पास, खिचड़ी और कचरी भी आ गई। संजीत सर। इंटेलिजेंट इरफान इंग्लिश। You are not Irfan. That's wrong. You are not Irfan. नहीं, अपना नाम बोलना है, इंट्रोडक्शन ले रहे ना। काइंड समायरा से हाँ? काइंड समायरा निजामी। ये क्या था? एस स्मार्ट समोसा। ये अच्छा है, समोसा भी आ गया। ऋषिकेश सर। डी-शेड? अच्छा, दाल बाटी। हाँ, स्पाइसी शिखा सैंडविच, ये भी काफी अच्छा है। हाँ, पिज्जा। आप पिज्जा खिलाइएगा। रंजी मैम, रिच रेमझेम राजमा। देखिए समारा मैम, आपका हेल्प हो रहा है, आप चाहे तो एक पेज लेके बैठ सकती हैं, मेनू बना सकती हैं। डिश नोट करते जाइए। इसमें कौन सा चीज होगा बच्चों के लिए, हेल्दी भी होगा, चुन लेना। बच्चों के लिए या बाद में हमारे यहाँ पार्टी होगा, आप ही पूछेगा कि क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास लिस्ट रहेगा ना, हाँ ये हो सकता है। अंशु मैम,
बेस कहाँ से लाए सर? मूवी आ गई यार आलू दम। हाँ सर, आलू दम चिकन आप अरे सर कैसे आलू दम नहीं रहते थे। अरे सर आलू दम इसको मैंने सोचा अंडा करी। हाँ, काम चंदन करी, हाँ ये भी अच्छा है। आप हैं नहीं वैसे काम। सर मेरा सुने सर। हाँ, नहीं। सिजलर। सिजलर क्या होता है? ये कौन सा डिश है? सिजलर है डिश। तो यहाँ नहीं चलेगा। सर देश रसमलाई ये भी अच्छा, रसमलाई भी ठीक है। नट्स ठीक है, थैंक यू। नट्स क्रैकर्स आते हैं। नान खटाई मेरा क्रेडिट। संजय सर, पाठक सर आगे बचे हुए। रिस्पॉन्सिबल राजमा चावल, ठीक। चंदू सर, आमरस। संजय सर, क्या कहाँ बोल रहे हैं? संजय सर बोल रहे हैं? संजय सर कोई साई संजय सामर भी बोल सकते नाम है साई हाँ, शाही। हाँ सर मिले हैं, काफी मैचिंग एडजेक्टिव ढूंढिए किरण मैम। जीनत मैम। हाँ मैम। मेरे नाम में कोई ऐसा चंदू सर। नहीं है। संजीत सर। चलिए, थैंक यू। ये हम बस इसलिए कराए ना क्योंकि हमें समझना है मेंटल चेंजेस के बारे में। एडोलेसेंस अभी आप सभी अनकंफर्टेबल हुए थे। 1 मिनट के लिए क्या रहेगा, क्या बोलते हैं? ये दोनों तो ठीक है, इसके लिए अनकंफर्टेबल है ना, डिश के लिए। ये एक्टिविटी अगर आप अपने क्लास में कराएंगे एडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चों से ना, वो एक्साइटेड होंगे, वो अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। आप ये चीज करवा के देख सकते हैं कभी, अगर आपका लीजर पीरियड हो, टॉपिक्स वगैरह एंड हो चुके। होता क्या है ना कि मेंटली जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके होते हैं। एक 8 साल के बच्चे में और एक 10 साल के बच्चे में ना आपको एक काफी ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। सेम बच्चा है, आप 2 साल पहले मिले थे, 8 साल का था, 10 का हुआ, आप तब मिल रहे हैं, आपको उसमें कई सारे चेंजेस दिखेंगे। जो सबसे बड़ा चेंज जो आप तुरंत नोटिस कर लीजिएगा वो है उसका मेंटल चेंज। ठीक, थिंकिंग जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, वो सोचता है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, रीजनिंग स्किल्स डेवलप कर जाती हैं उसमें, वो रीजन पूछेगा हर चीज का। आपसे होता है ना बचपन में मम्मी लोग कई सारी झूठी कहानियां सुना देती हैं ना, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ चीजें तो होती है। वो 10 साल के बच्चों को आप बोलिए, वो क्वेश्चन कर देगा, ऐसे कैसे हो सकता है, गेट बंद रहता है, किधर से आएगा? क्वेश्चन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। वो सोच रहा है उस चीज को, वो अब नहीं मानने वाला है क्योंकि नहीं मम्मी बोल दी, पापा बोल दिए तो होता है। ठीक है, इम्पल्स कंट्रोल एक सबसे कंसर्न्ड टॉपिक है बच्चों के लिए। वो या तो इम्पल्सिव होते ही नहीं तो काफी ज्यादा हो जाते हैं, हर छोटी बात में गुस्सा करेंगे या फिर काफी ज्यादा शांत हो जाएंगे। उनका इम्पल्स जो है वो एक कंट्रोल में नहीं रहता। इमोशनल चेंजेस की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ की मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पेरेंट्स से इस बात को बताए या ना बताए, टीचर से पूछे या ना पूछे, वो ढूंढता जरूर है। उसकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी छोटी मोटी चीज उसको दिखेगी ना, गूगल पे दिखी जाएगी, फोन तो सबके हाथ में रहता है बच्चों का, वो पक्का उसको पढ़ेगा, वो कोशिश करेगा कि जाने की उसके लाइफ की मीनिंग क्या है। अगर वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है ना तो वो जरूर सोचता होगा कि पढ़ाई के अलावा वो क्या कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई उसके बस का है नहीं। कई सारी जगहों पे वो अपना दिमाग लगाता होगा, जिंदगी जीने के एक मकसद को भी ढूंढता, हालांकि वो मकसद काफी लंबे टाइम तक के लिए नहीं होता है। बचपन में हम लोग भी कई सारी
कई सारे ऐसे जॉब थे जो कि करना था। अच्छे डॉक्टर को देख के डॉक्टर भी बनना था, कोई अच्छा इंजीनियर दिखता था तो इंजीनियर भी बनना था। इनफैक्ट कहीं कुछ खराब काम भी होते हुए दिखता था ना, मैकेनिक है, कुछ दीवार वाल जोड़ रहा है, टेढ़ा बोला तो वो लगता है ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। एक एडोलेसेंस सोचता है, वो मीनिंग ढूंढना शुरू करता है। हमारा है कि हम लोग जब सोचेंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा नॉलेज या हमारी स्किल्स जो है वो किस बैकग्राउंड से मैच करती है और हम क्या बन सकते हैं। बच्चा वो नहीं रहता, बच्चे को हर चीज़ करना होता है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टीचर्स वो हेल्प कर सकते हैं। और ये हेल्प जो है ना, ये छोटा हेल्प नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कर दिए, एक पीरियड में कर दिए। वो कॉम्प्रिहेंसिव, वो कंटिन्यूअस है, वो धीरे 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 थोड़ा करके ना हमेशा करना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट वो वैल्यूज को भी सर्च करते हैं, वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं ना कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप जरूर एक दो बच्चा तो जरूर मिला होगा ना जो टीचर से पूछता है, अच्छा ड्रेस पहन के आएगा सर, ड्रेस ठीक लग रहा है सर, पार्टी फंक्शन वगैरह में, मतलब कभी अगर कुछ है सिविल ड्रेस में, सर हम अच्छा लग रहा है सर, या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अगर उसके पास नंबर है वो मैसेज कर देगा सुबह शाम। वो इम्पोर्टेंस अपना रखना चाहता है टीचर की लाइफ में या पेरेंट्स की लाइफ में, वो चाहता है कि वो मुझे इम्पोर्टेंट माने। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में हम लोग क्लास में क्या करते हैं, कोई बच्चा अगर इस कोने से बोल रहा है, हम इधर से बात सुना, हम उसको डांट के बैठा देते हैं। कई बार वो हर्ट हो सकता है, हमको ऐसा लग सकता है कि हम लगता है कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरा। 7th क्लास का एक बच्चा था, यही का एक बच्चा 7th क्लास का, टीचर्स डे के टाइम में कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो रही थी, वो लीडर बनना चाहता था, 2-4 और बच्चे बनना चाहते थे। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ऋषिकेश सर के क्लास का था, सर हमको बनना है, बोले ठीक है भाई वोट कर लो ना, लीडर तो वही बनेगा जिसके पास वोट ज़्यादा हो। नैतिक नक्श, तो वोट ज़्यादा नक्श को मिला, नैतिक रोना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो छोटा बच्चा भी। हाँ, वो रोना स्टार्ट कर दिया, वो लगातार आधे घंटे तक रोया। उससे हम अगले दिन पूछे कि क्या वो रो क्यों रहे थे, तो हमको बुरा लगा। ऐसा हम इतना ध्यान रखते हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहता है अपनी क्लास में, पढ़ाई में वो एवरेज है लेकिन एक्टिव रहता है। उसको गेम मांगना है दौड़ के जाएगा, कुछ सामान लाना है तो उसको लगता है कि यार हम तो लीड करते हैं पूरे क्लास को, ये लोग हमको माना ही नहीं लीडर, मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो अगर फील कराना हो, अगर किसी का छूट गया दौड़ के जाता है, हाँ। वो करा के फील करा के लाते हैं। काफ़ी हर्ट हुआ सब, रोने लगा था बकायदा एकदम से सक। उसमें कुछ बच्चे बोले सर आप डांटे ना इसको, सर आप पीटे थे, हम ऐसा कुछ किए ही नहीं। 9th में भी ये हुआ था जब हाउस लीडर चुने जा रहे थे, सोनी को नहीं चुना गया था 9th A में, तो वो ही काफ़ी रिएक्ट की थी। कोई भी बच्चा को ना या किसी भी आदमी को, हम लोग को रिसर्च में एक ईगो आ जाता है। यस सर। वो ईगो ना आदमी को डिस्टर्ब कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है उसका मेंटल स्टेटस को। यस बिल्कुल। वो ईगो, हम नॉलेजेबल है और हम उसको ये एहसास होने लगता है हम ही नॉलेजेबल है, बाकी सब मेरे आगे ये केस मेरे ये क्लास में इस केस में ना वो और डिस्टर्ब हो जाता बिल्कुल है, सर। पीसफुल माइंड नहीं रहता है, वो ओवर रिएक्ट करने यस लगता है। सर, मेरे क्लास में राइवलरी हो गई है एक्चुअली 7B की बात सोनी को भी वही हो गया है। शिवम है, जहाँ पे हम वाला ना, हम है तो हम ही हैं। या कोई लोग ही जान ऐसा नहीं रहे होना हैं चाहिए, जहाँ हम कहाँ जाएगा उसका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये सर सही बोले आप। हम लोग के मतलब 7B में 2 बच्चे हैं, शिवम और रुद्र। जब हम लोग पहले स्पीच देते थे कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश जानो, इंग्लिश अभी नहीं सीखोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। दोनों लोग बहुत सीरियसली ये शुरू किए और अब क्या एक राइवलरी है कि हमको टॉप करना और हमको टॉप करना, यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि भाई शेयरिंग भी नहीं होगा, तुम सोचो अपना भाई देखो, हम अपना देखेंगे। अब बैठना भी सब अलग अलग रहता है। हाँ, एज एन एरोगेंट दोनों मतलब जबकि हमें रुद्र तो कम है, शिवम बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हिंदी कॉम्पिटिशन का ठीक है, ईगो आ गया तो प्रॉब्लम वही है, जब मेंटल चेंजेस आते हैं ना तो वो ईगो अभी डेवलप किया है उसके। वो सही है, बस नेचर नहीं बनना चाहिए। वो नेचर में आता है तब प्रॉब्लम है। 9 साल 10 साल के बच्चे को जब ईगो उसके दिमाग में आता है, जैसे वो खुद की वैल्यू समझने की कोशिश करने लगता है, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, तो वो ईगो डेवलप करता है उसको। और उसी वक्त जरूरत होती है ना हमारी, हम लोग उसको समझा पाए कि इस ईगो को सही जगह कैसे यूज करना है, कब इसका यूज नहीं करना है ना। जैसे सर भी बोले कि हेल्दी कंपटीशन, अगर वो ईगोइस्टिक हो गया है, दोनों में राइवलरी है,
वो राइवलरी के चक्कर में दोनों दिन भर इंग्लिश बोल रहे हैं ना स्कूल में। वो अच्छा है, वो राइवलरी काफ़ी अच्छी है, वो ईगो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब उस ईगो में आके दोनों लड़ जाए आपस में तो प्रॉब्लम है। एरोगेंट बिहेवियर हो गया, वो निगेटिव एस्पेक्ट दिखता है फेशियल एक्सप्रेशन से भी। एडोलेसेंस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, ये हाई रिस्क में होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स तो हैं ही, ये खुद भी हाई रिस्क में होते हैं। सबसे बड़ा जो वजह है उसका, एक तो उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे, कई सारे ऐसी फीलिंग्स हैं जो अभी अभी आई हैं उनके अंदर, जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं और डिस्कस भी नहीं कर पा रहे वो किसी से। ये तो फैक्ट है ना। हम लोग आज भी अपने पेरेंट्स से हर बात नहीं बता पाते। वी आर एडल्ट्स, लेकिन हम लोग नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स से। वो डर हो, रिस्पेक्ट हो, जो भी हो, लेकिन हम लोग जब आज तक अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली नहीं हो पाए, तो वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं होता, टीचर्स से बता नहीं पाते, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं। कई सारे बीमारियां उनको हो सकती हैं, कई सारे डिजीजेज, HIV एड्स हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, इन सभी चीज़ों के चलते उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। 2004 में नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें एक एस्टिमेटेड ड्रग यूजर्स बताए गए थे इंडिया में लगभग 3 मिलियन। और आप समझ लीजिए 2004 के बाद ना ये नंबर काफ़ी हद तक बढ़ा होगा, कि हमें दिख जाता है। और उसी वक्त ये भी बताया गया था ना कि लगभग 0.5 to 0.6 मिलियन जो हैं वो एडल्ट हैं, 35% वो टीनेजर्स हैं, जो कि 12 से 18 साल के एज ग्रुप में आते हैं। ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग यूजर्स ही नहीं है, ड्रग एडिक्ट्स हैं। ये रह नहीं सकते हैं ड्रग्स के बिना। टोटल पॉपुलेशन यस सर, ये 2004 में किया गया था सर। 35% एडिक्टेड है। यस 3 मिलियन का था टोटल पॉपुलेशन का, और द पर्सन हु इज एडिक्टेड टू द नहीं 30 जो 3 मिलियन जो पीपल थे जो ड्रग एडिक्टेड थे टोटल पॉपुलेशन का, उनका 35% था वो टीनेजर्स का, वो ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। यहाँ हमें उनको संभालने की जरूरत है। बार बार हम लोग कई बार ऐसा होता है सर, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपका ये व्हाइटनर और ये सब को सूंघते रहते हैं। बिल्कुल सर, देखा हूँ। और इस पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार पकड़े भी जाते हैं। खैर उनको समझाना है, उसमें तो नहीं उसको शॉर्ट पीरियड में हर ट्रिगर चाहिए। यस वो लोग उसके माइंडसेट में उसको हर ट्रिगर चाहिए दुनिया का, उसको पैसा चाहिए, हर चीज़ जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते उसके हैं। अंदर उसी लिए वो बात से डाइवर्ट हो जाता है और आंधी तूफान की अवस्था ही है। हाँ, वो एक्चुअली अंदर आगे तूफान वाली चीजें चल रही होती है। आप पेट्रोल सूंघेंगे आपको उसका स्मेल अच्छा सर, वो लगेगा, चाहते हैं कि वो कंट्रोल थिनर कर ले, सूंघेंगे पर आप वो कर नहीं उसका पाते। स्मेल अच्छा लगेगा। आप मूवीज का ही कल्चर देख लीजिए ना, आज भी दिखाया जाता है जो हीरो है वो सिगरेट पीता है। पहले की मूवीज में तो था ये एकदम बाकायदा था कि भाई जो मेन लीड है वो सिगार पिएगा। आप एक दिखा रहे एकदम लेविश सोसाइटी, एकदम बढ़िया एकदम रिच फैमिली दिखा रहे हैं, तो वो लोग ड्रिंक्स लेंगे। अब एटलीस्ट नीचे लिख देता है। हाँ, अब वो छोटा छोटा आ जाता है, हाँ, कम से कम डिक्लेमर वार्निंग जो। लेकिन बच्चा उसको देखता नहीं है ना, बच्चा का पूरा फोकस वहाँ फिल्म पे होता है, नीचे वाला लाइन को जैसे भी नेता होता है, Yes. नेता आता है तो उसका वेलकम कैसे करते बिल्कुल। आइए कहाँ बैठते हैं, बच्चा लोग सब एडॉप्ट करते हैं, सब सीखते रहते Yes, हैं। सेलिब्रिटी मुखिया जी है या कोई है, दादा आगे कहाँ बैठा है, कहाँ उठाया, नेताजी आ गए, उसको भी वही बनना है। हाँ, इसलिए वो सोचता क्या है भाई, Actually, it totally depends upon the character. The character which we like. अब मूवी में जो कैरेक्टर को हम ज़्यादा पसंद करते हैं ना, उसकी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एडोलेसेंस एज ग्रुप जो है, हाँ, तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि हम क्लास 4 में क्लास ले रहे थे, बच्चों को कुछ मूवी के बारे में बता रहे थे। तो हमने पूछा कि बेटा 3 इडियट मूवी देखे हो, तो बताओ उसमें तुम लोग को क्या क्या समझ में आया और क्या क्या सीन अच्छा लगा। तो मैम वो अच्छा लगा कि वो टीचर से पूछता है आपको मेरा नाम पता है, नहीं मेरे फादर का नाम पता है, नहीं कॉफी मिला देता है, ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल के घर के नीचे खड़ा होके वो जो बोलता है वो अच्छा लगा, सारे बच्चों को वही अच्छा लगा। हमने इस मूवी का मोटो क्या था वो किसी को समझ में नहीं आया। मूवी सबने देखा, तो बस हमको मतलब ये है यहाँ पे कि मूवी हमने बोला बेटा सोसाइटी के नोटिस के बेसिस पे बनाया जाता है। हर मूवी से आपको 2 चीजें मिलेगी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और आपको डिसाइड करना है कि आपको उससे सीखना क्या है। आपने निगेटिव चीज देख लिया, लेकिन उस मूवी में बहुत एक सर्टेन पॉइंट है जो आपने मिस कर दिया।
जो वोट बैठता है उसमें निगेटिविटी को लास्ट में उसको ऐसा क्लाइमेक्स में डालो कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट को ही दर्शाया जाए। यस इतना भी बड़ा दुनिया का कोई भी हो नाटकों से कोई ये भी है। कोई देखिए जो ब्लॉकबस्टर है उसमें दिखाता है कि अंतिम में उसको यस उसका निगेटिव आउटकम्स नहीं है। सर एक बर्म्यूडा का बेबी डॉल का एक स्टोरी है, उसमें बताते हैं, उसको मूवी दिखाता है 3 को अलग अलग सेक्शन में करके। तो उसमें एक डॉल को बहुत पीटा जाता है, एक डॉल के साथ खेला जाता है, एक डॉल के साथ बहुत अच्छी बिहेव किया जाता है। तो उसके बाद में सबको डॉल दिया जाता है और बोलते हैं कि अपना रिएक्शन दिखाओ। तो वो दिखाता है, जिसको पीटने के लिए बताया जाता है वो सब डॉल को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। एक को बताया जाता है डॉल को अच्छा नहीं लगता जाता है तो उसके वैसे ही बिहेव करते हैं। एक को ट्रीट किया जाता है कि ये डॉल है जस्ट लाइक ये नहीं देंगे इसको चाहिए नहीं, तो वो उससे बिहेव करते हैं। मतलब हम लोग मॉडलिंग से ज़्यादा सीखते हैं, जो हम देखते हैं वो सीखते हैं, उसका भी इम्पैक्ट भी ज़्यादा करता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको भूख लगी और आप खाना बना नहीं सकते, आपको ऑर्डर करना है, आप कौन से प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेंगे? से इट लाउडली। जोमेटो, पिज्ज़ा खाना हो, अच्छा ये कुछ नाम फिक्स कैसे हो गए? ज़्यादा सुनो इसको। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। ब्रांडर फर्स्ट मूवर, कभी भी बिजनेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड फास्ट मूवर एडवांटेज। क्या है ना, आपको जब बच्चों को कुछ चीज़ें सिखानी है, जो हमारा मेथड है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ लगभग। हमारा जो मेथड है ना, हम लोग गुड मैनर्स सिखा देते हैं, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, और बस छोड़ देते हैं। कई बार तो हम लोग सिखाते हैं और खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब हम लोग बच्चे को जो चीज़ें सिखा रहे हैं ना, एडोलेसेंस को जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करें हम लोग, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बच्चे इतना समझदार है सर, आपके बोलते हैं कि हम लोग को ये बोला जाता है मैम आप ऐसी होता ही नहीं, आप भी नहीं करती है। ये चीज़ होता है एक्चुअली। वो बुक्स, कॉपीज या होता ना, अगर हम लोग उसको बोल रहे हैं कोई चीज़ की, गाली नहीं देना है, ड्रग्स नहीं लेना है, ड्रिंक नहीं करना है, वो इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, क्योंकि वो एकदम ऐसा सिमिलर होगा जैसे हम लोग चले जाएं किसी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह में, किसी का प्रवचन वगैरह सुनते आ जाए, लोग सुनते हैं, उस वक्त ताली बजाते हैं, खूब मोटिवेटेड होते हैं, घर आते आते तक भूल जाते हैं। सेम वही चीज़ होती है बच्चों के साथ। लेकिन वो चीज़ें जब दिखेंगी ना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंटेड, उसके पेरेंट्स कर रहे हो, उसके आसपास के जो मेंबर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, तो वो अपने आप करेंगे। जैसे वेज और नॉनवेज वाले में कंसेप्ट बड़ा अच्छे से समझाई होता है। आप एक बच्चे को बोलते रहिए नहीं तुमको नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, और जो सिखा रहा है वही खाएगा नॉनवेज, तो बच्चा भी खाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम वेजिटेरियन, तो मतलब नॉनवेज हम नहीं खाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं खाते, हम वही से सीखे हैं कि हाँ भाई नहीं खाना। या हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ नॉनवेज ले जाना भी अलाउड नहीं था, नहीं खाना है। डीएवी में अभी चीज़ें वहाँ थोड़ी लिबरल हो गई, लेकिन पहले था हर सैटरडे हवन होगा, स्कूल में आप नॉनवेज नहीं ला सकते हैं। स्कूल में तो क्या नहीं, तो मतलब ऐसा था कि भाई वो चीज़ें बन गई कि नहीं खाना है तो नहीं खाना। अब ऐसा होता है टीचर समझा रहे हैं कि नॉनवेज जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, साइंस टीचर ही बता रहे हैं एनर्जी के बेसिस पे कि वेज खाते हो तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, नॉनवेज खाते हो तो कम एनर्जी मिलती है, और लंच में खुद नॉनवेज खा रहे हैं। अच्छा क्यों समझेगा उस बात को, फिर वो एग्जाम के लिए छोड़ देगा कि ठीक है एग्जाम में रट के लिख देंगे नॉनवेज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, हम खाएंगे। जब उसको लाइव एग्जाम में लिखेगा ना तो वो चीज़ें सोचेगा। थोड़ा साइंस से आते हैं। एक एडोलेसेंस जो होता है, एडोलेसेंट एज का जो बच्चा होता है, उसके ब्रेन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो उसके ब्रेन का जो थिंकिंग रीजन होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका नाम है, इस हिस्से में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो एडोलेसेंस एज ग्रुप में इंटर करता है, प्यूबर्टी हिट करती है, उसको प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। लोग एक वर्ड सुनते हैं ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा रील और शॉर्ट्स में हम लोग हमेशा सुनते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग ना यही करवाता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे होता है।
ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचने पे मदद करता है। और एक बच्चे में जब ये चीज़ एक्टिव होती है ना, तो वो ट्राई करता है, सोचता है हर चीज़ के बारे में। आप देखिए, और ये कुछ ऐसा नहीं है ना जो हम लोग को पता नहीं, हम लोग को हर चीज़ पता है। एक बच्चे का जब जन्म होता है ना, तब से लेके मतलब जब तक डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, तब तक आप देखें ना, तो वो जो भी नया एबिलिटी उसके अंदर आता है ना, वो खूब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पहली बार रियलाइज करता है कि वो बोल सकता है, तो बच्चा दिन भर रोता है। जितने भी पेरेंट्स है वो एकदम पक्का अग्री करेंगे इस चीज़ से। जैसे ही उसको रियलाइज होता है ना कि यहाँ पे उसको पावर है कुछ, वो आवाज़ निकाल सकता है, वो खूब चिल्लाता है, खूब रोता है। फिर उसको जैसे ही पावर फील होता है अपनी फिंगर्स में ना, हर चीज़ पकड़ना होता है उसको। वो आपका बाल हो, आपका चेहरा हो, कोई सामान हो, हर चीज़। एक बार रियलाइज कर लिया कि वो तोड़ सकता है, तो वो तोड़ेगा हर चीज़। एक बार रियलाइज किया कि उसके पैरों में ताकत है, वो चल सकता है ना, तो खूब दौड़ेगा, खूब चलेगा। लात मारने सीख गया तो लात भी मारेगा हर चीज़ में। ये फैक्ट है। कोई भी नई एबिलिटी जब डेवलप करके ना, हमारे साथ भी होता है, आपको कोई भी नया गैजेट दे दिया जाए, हम लोग कितना यूज करते हैं। नया नया फ़ोन हो, नया लैपटॉप हो, घर में नई टीवी आई हो, बेकार में देखते हैं। पता है कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन करना है, एक्साइटमेंट है। सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा है। अभी अभी थिंकिंग रीजन डेवलप हुआ है, अब वो रियलाइज कर रहा है उस हिस्से को, अब वो फील कर पा रहा है, वो चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ऐसी चीज़ें ना जो पहले उसको रियलाइज ही नहीं हो। बड़े कई बार बहुत अजीब सी चीज़ें सोचती है, क के बाद ख ही क्यों आता है, ग क्यों नहीं आता है, ABCD Z के बाद ही क्यों रुक जाती है, उसके बाद कोई क्यों नहीं आता है। अच्छा, Z के बाद अगर करना हो तो क्या होगा, होता नहीं। ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आए थे जब हम लोग इस एज ग्रुप में थे, और रीजन बस वही था, फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हुआ था, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुई थी, हमें सोचना था, हम लोग सोच रहे। एज ए टीचर हमें उसको अलाइन करवाना है। सोचो, अच्छी चीज़ है। व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये पूछना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सही जगह पर पूछना है। अब क के बाद ख क्यों आता है, इसका आंसर हमको नहीं लगता कोई दे सकता है। और अगर आंसर दे भी दे तो रीजन तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वो लैंग्वेज है ना। लेकिन हाँ, साइंस में अगर कुछ हो तो बता सकते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ, पूरी की पूरी थ्योरी आती है, आप एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हैं। तो एक बच्चे में वो चीज़ हमें डेवलप करानी होती है। दूसरा जो चीज़ एक्टिव होता है वो है एमिगडाला। ब्रेन का स्ट्रक्चर जिनको पता है मैं बता देता हूँ। इधर हमारा जो हिस्सा है, और यहाँ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है, उसके ठीक आगे छोटा सा एमिगडाला, ये इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन का। ये भी एक्टिव हो जाता है, साइड में थोड़ा पड़ा होता है। अब ये कई सारे इमोशंस को फील करता है जो पहले नहीं करता था। कई सारे नए इमोशंस को वो समझता है, उसके कारण कई सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं। बच्चा बहुत जल्दी रोने लग सकता है, लड़का या लड़की रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, काफ़ी जल्दी गुस्सा कर सकता है, उदास हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, या और भी कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। वो अट्रैक्ट हो सकता है अपोजिट सेक्स से, उसको कई सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। कई सारी छोटी मोटी चीज़ें ना जो बचपन में वो काफ़ी इंजॉय करता था, अब उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो इमोशनल चेंजेस आते हैं। लास्ट वन है सेरेब्रम। ये रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल मूवमेंट्स, ग्रोथ, या जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं ना बॉडी में फिजिकली, उनके लिए ये भी काफ़ी जल्दी डेवलप होता है। तो काफ़ी ड्रामेटिकल चेंज दिखता है, तुरंत से चेंज दिखेगा आपको। ये चेंज ओवरनाइट भी देखने को मिल सकता है। ये जो चीज़ें है ना, ऐसी है एडोलेसेंस एज में बच्चा इंटर किया है, प्यूबर्टी उसको हिट करेगी। कई सारे ऐसे चेंजेस होंगे ना कि हो सकता है बच्चा आज शाम तक ठीक था, वो लग रहा था कि नहीं ठीक है। अगर आप पेरेंट है तो मेरा ही बच्चा है, आप टीचर है तो मेरा ही स्टूडेंट है, हम उसके फेवरेट टीचर हैं। कल सुबह आया ना, वो एकदम नापसंद कर रहा है आपको, उसको आप पसंद ही नहीं है, वो दूर दूर रहना चाह रहा है, बिहेवियर एकदम चेंज दिख रहा है उसमें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम, टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। लेकिन फिर एज अ टीचर मैं बता दूं आपको कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कई सारी बातें तो ऐसी होती है ना जो बच्चे अपने पेरेंट्स से ना बोल के टीचर्स से बोलते हैं। कई सारी बातें ऐसी होती हैं, वो टीचर को शेयर कर देंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे प्लीज़ मम्मी पापा को। मेरे साथ हुआ है, एक दो सिचुएशंस मेरे साथ ऐसे हुए हैं। बच्चे ने आके चीज़ें बता दी हैं और फिर रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताइएगा, बहुत डांटेंगे या बहुत बोलेंगे, पीटेंगे, जो भी चीज़।
तो हम लोग एक प्रोटेक्टिव ग्रुप बनते हैं, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर बनते हैं। उससे फायदा ये होता है कि बच्चा जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में जाएगा, कभी उसको कुछ ऐसा कंडीशन मिला जो उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस वक्त वो अट्रैक्ट हो रहा है। लाइक सबसे पहली बार पीयर प्रेशर में, क्योंकि यहाँ लिखे हुए है, उसने सिगरेट पिया है, कोई तो जिसको वो आके बताए कि हाँ आज उसने सिगरेट पिया और उसको कैसा लगा। क्योंकि अगर वो बताएगा ना अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, तो ही वो उसको अच्छे से समझा पाएंगे। फ्रेंड को बताएगा तो बहुत अच्छा किया, यही बोलेगा क्या कि ये कहेगा कि चलना ऐसा में मेरे साथ भी, या हमको भी ट्राई करेंगे। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मत पियो, नुकसान करेगा, अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लंग्स खराब हो जाएगा। तो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर तो होना चाहिए जो बताए उनको चीज़ें, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है जब बच्चे को पता है कि उसके क्लोज कौन है, उससे दूर कौन है, किस पर वो बिलीव कर सकता है, किस पे नहीं बिलीव कर सकता है। और सिर्फ ये एडोलेसेंस को नहीं, हम सभी को पता होना चाहिए। और इसी के लिए मैंने ग्रुप में एक पिक शेयर किया, आप उसको देख लीजिए। और उसमें जो सर्कल है उसको ड्रा कर लीजिए अपने पेज पर, और आप लोग भी नोट कीजिए। आप लोग भी सोचिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, सेकंड ग्रुप में कौन आता है और लास्ट में कौन आता है, उसमें मत बनाइएगा। फैमिली के लिए 2 सेक्शंस दिए गए हैं, अगर आप देखिएगा ध्यान से ट्रेनिंग वाले ग्रुप में। फर्स्ट वाले सेक्शन में जो फैमिली आपके एकदम क्लोज है, कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो फैमिली से पढ़ते होते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं, या टीचर हैं, हाँ कुछ रिलेटिव्स बिल्कुल जो एकदम क्लोज है, आप उनको लिख सकते हैं। सेकंड में वो जो है बस नाम के लिए है फैमिली, लेकिन आप एकदम क्लोज वाली बात, एकदम सीक्रेट वाली चीज़ें आप उनको नहीं बताएंगे। उनका बाहर फ्रेंड्स या जो भी अदर्स हैं उनका नोट, कम से कम 2-2 या 3-3 लोगों का नाम जरूर लिखिएगा हर सेक्शन में। आप अपनी कॉपी पे लिखिए, हमको नहीं जानना है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसे हैं जिनको आप बता सकते हैं चीज़ें। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है जो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट हमें पता होना चाहिए उसका आंसर। जब आंसर आप लोगों को पता है, बस हम रिफ्लेक्ट कराएंगे आज वो अंदर से। कोई भी फैमिली मेंबर, फर्स्ट में मैम उनका नाम लिखना ना जिनको आप कोई भी बात बताएं, कोई भी, वो कितना भी एक्सट्रीम बात क्यों ना हो, आप उनको जाके जरूर बताएं। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन होता कोई एक या 2 ही है, आप सबको नहीं बताते हर बात, हर छोटा बड़ा। और ये चीज़ ना बच्चों के में भी होना चाहिए। एक एडोलेसेंस के ब्रेन में अगर ये बात डिफाइंड होगी तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ खास प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर बार उसके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहेगा जो उसके बारे में समझेगा, उसकी हर बात को जानेगा, है ना। आजकल हम लोग देखते हैं कई सारे केसेज आते हैं। मुझे लगता है ना, मैं 1 या 2 वीक पहले का एक न्यूज़ था, 9th का एक स्टूडेंट था, टेस्ट में शायद कम मार्क्स आए थे स्कूल में, टीचर ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, बच्चे का कम मार्क्स आया था, बच्चा क्लास से निकला, कॉरिडोर से कूद गया, मर गया। इंडिया का ही था, मुझे मतलब रीजन नहीं पता अच्छे से। वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी जो कि वो फील कर रहा है, और डेफिनेटली ना उसके पास क्लोज लोगों की कमी होती है। उसके पास हिम्मत नहीं होगा ना कि वो जाकर किसी को बता पाए कि मेरा इतना खराब मार्क्स आया है और या इन रीजंस के कारण मेरा खराब मार्क्स आया है, नहीं होगा ना। वो पता होगा आपको घर पर मम्मी पापा नहीं समझेंगे, भैया दीदी होंगे वो भी डांटेंगे, जरूर उसके साथ वैसा ही होगा। टाइम्स देखे हैं कि घर का माहौल भी बच्चों का, किसी के घर का माहौल भी ऐसा रहता है ना कि वो एडिशनल पीयर प्रेशर बना देता है। बिल्कुल मतलब कि एवरेज मार्क्स लेके जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बहुत जगह ये भी है कि 90 भी आ गया तो भाई तुमको 90 नहीं आया, 100 ही पढ़ना है। हाँ ये फर्स्ट ही क्यों नहीं आया? हाँ ये चीज चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट का जाइएगा, लाइन लगा हुआ बच्चा लोग, स्कूल का जो बच्चा लोग, इतना उसको प्रेशर है ना, इतना तरह का सब्जेक्ट, ऑन बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, ऐसी उसको समझ नहीं आया। और मेरा खुद का अवसर अपना इंसिडेंट बताते हैं। 10th में मेरा ज़्यादा नहीं 62% आया। हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर खड़े घर के कुछ मीटर दूर कि अब घर जाए तो किस मुंह से जाए,
घर गए, 100 रुपए का नोट मिला उस समय, जाओ घूम के आओ। अरे पास तो कर गए ना जी, लटके नहीं ना 2-3 बार। तो हम लोग पीटीएम में भी देखते हैं, बच्चा टॉप 10 में रहता है फिर भी हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि उसकी वजह से उनको डर लगा हुआ है। पीटीएम में हम देखे हैं कितने पेरेंट्स ऐसे हैं। सुसाइड केस क्यों होता है? ओवर एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स या टीचर उसको ओवर एज्यूम कर रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जब क्रैक ही करेगा या कि यूपीएससी क्रैक करेगा, इतना उसमें बर्डन डाला हुआ है। कोई लोग पीटीएम में सुसाइड सब करता है, बच्चे एकदम शेक करते रहते हैं पेरेंट्स के सामने। डिप्रेशन में भी वही लोग आते जब हैं। घर जाएंगे तो क्या होगा? ये सब भी एक रीजन हो जा रहा है उस टाइप का बिहेवियर। वो आपने कर दिया। सर एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे, एग्जांपल अपना मुझे बताइए करना क्या है। हाँ, एक 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये मैं हूँ। यस, तो फर्स्ट में ना मेरी सिस्टर, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी दीदी को सारी बातें बता दूँ। बहुत क्लोज है। हाँ, वो मेरे लिए अच्छी हो, मेरे लिए बुरी हो, हमको पता है कि ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा ना, वो लोग बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरी दीदी को पता होता है। उसके बाद आती है मेरी मम्मी और मेरी दादी, इन दोनों के बाद ही मेरे पास आता है। उनसे दूरी बना के और बाकी जो भी लोग हैं ना इसके बाहर के, मेरे फ्रेंड्स हो या जो भी हो, मतलब आप लोग खुद गौर किए होंगे कि स्कूल में आप कभी नहीं देखे होंगे, मतलब अगर हम गुस्से हैं तो पक्का किसी न किसी स्टूडेंट के बात पे हम गुस्सा होंगे। ऐसा नहीं कि हम घर से उदास होकर आए हैं, तो घर का कोई प्रॉब्लम है वो हम उधर ही छोड़ के आ जाते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स या कलीग्स मेरे इधर वाले ग्रुप में आते हैं। मतलब हमको नहीं लगता कि हमको अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स उनको बताने चाहिए और वो भी इफेक्ट हो, क्योंकि होते हैं कहीं ना कहीं। जब आप कुछ बातें बताते हो ना तो आप एक अपना ऑरा शेयर करते हो। वो ऑरा अगर निगेटिव है ना तो वो भी निगेटिव फील करेंगे, वो ऑरा अगर पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव फील करेंगे ना। आप अपनी फ्रेंड की खुशी में खुश हो जाते हैं, आप अपने फ्रेंड के दुख में दुखी हो जाते हैं। तो जब आप अपना ऑरा शेयर करते हो तो हम थोड़ा दूर रखते हैं, बच्चों को नहीं बतानी चीज़ें, कलीग्स को नहीं बतानी चीज़ें जो जरूरी नहीं है, हम क्यों बेकार में टेंशन दें, वो भी हमको देख रहे सिंपैथी के नज़र से, हम एक सब्जेक्ट बने हुए हैं उनके लिए, तो उन चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो मेरे लिए ये लोग हैं, बाकी फ्रेंड्स कलीग्स इधर आते हैं। वैसे ही आप कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ये सारी बातें सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए हैं। नॉट टेक इट पर्सनल। वो सर लोग बना रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं।
बना के हम लोग नट सेल में क्या करेंगे, बना के ये हम लोग एडोलेसेंस एज के जो बच्चे हैं ना, उनसे ये करवा के हम लोग उनको समझा सकते हैं कि आपको इस ग्रुप में हमने जिनका नाम रखा है ना, आपको उनको हर बात बतानी है, शेयर करनी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हो बताने में, कुछ ऐसी बात आपको लग रहा है वो गुस्सा हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, फिर भी आपको बतानी है, क्योंकि आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आप सेकंड वालों को मत बताओ, थर्ड वालों को मत बताओ, लेकिन फर्स्ट वालों को बतानी है वो बात, क्योंकि वो ऐसे हैं जो कि मतलब कई सारी गलत चीजें करेंगे। वो रोड पे किसी से झगड़ा हो, वो जाके घर पे किसी को बताए, तो ताकि मान लीजिए पेरेंट्स को कोई प्रिवेंटिव मेजर लेना है या जो भी उनके फर्स्ट गार्जियन बन रहे हैं वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप जैसे भी सेंटर पार्ट में आप अपना नाम लिखे हैं और वहाँ पे आप अपनी सिस्टर का नाम लिखे हैं। आप हो सकता है कि आप अपने सिस्टर से कोई भी बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है सिस्टर मम्मी और पापा को अगर वही चीज़ बता देगी कि बउआ ऐसा किया है, तो फिर क्या होगा? सर एक और क्वेश्चन है, आप जैसे ये चीज़ जो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि इनडायरेक्ट वे में तो मैसेज आपके पापा के पास जाएगा ही, ये होगा सर, फिर ये यहाँ निकलेंगे, इधर से कोई इधर आएगा, क्या होगा? सिस्टर जो है ना वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगी, प्रायोरिटी से बाहर चली जाएगी, अगला बात बच्चा नहीं बताएगा किसी को, लेकिन जरूर किसी न किसी को बताएगा। वो आदत डेवलप होनी जरूरी है सर, पर्सन एक रहे ये जरूरी नहीं है। काफी देखा तो यार नट सेल में इसका एडवांटेज तभी ना आप इंडिविजुअल ले पाएगा जब उसको अच्छा मैच्योर ब्रेन उसको गाइड करेगा। आप से जब डाइवर्ट हो रहा है तो कोई भी बताए, पर एक आदमी से शेयर कर दिया तो वो समझे कि इसको अगले से शेयर करना चाहिए कि उसको मैच्योरिटी लेवल पे इन्फॉर्मेशन पास तो होने लगा ना सर, वो जो एक सीक्रेट बना तो आएगा दिस वे, बिल्कुल सॉल्यूशन आएगा, उसको गाइड किया जाएगा। एक दो बार हो सकता है कि चीजें हार्श हो जाए, लेकिन बार बार तो नहीं होगी ना। वो कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ बच्चा बहुत गलत काम किया है, दीदी को बताया, दीदी जाकर अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करना होगा, दीदी को तो अपने कर लेंगे। बिल्कुल। एक चीज, अगर हम दीदी को कुछ बात बताते हैं, लाइक 1 लाख रुपए हमसे गुम हो गया, हम दीदी को बता देते हैं, ठीक, अब दीदी उसको बचा नहीं सकती ना, बाद में कहीं ना कहीं 1 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है, मम्मी पापा को पता चलेगा, हमसे पूछा जाएगा, दीदी पार्टिसिपेंट बन जाएगी उस वक्त मेरी, तो वो कहीं ना कहीं जरूर जाके आगे बताने वाली है। उसके बाद हमको मार पड़े या जो भी पड़े वो अलग मैटर है, कम से कम पेरेंट्स को पता तो चलेगा कि हाँ चोरी हुई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक वैसे अगर किसी ने एक्सप्लॉइट किया जाए, मुझे किसी ने एक्सप्लॉइट किया, मैं जाके किसी को बता रहा हूँ, लोगों को पता तो चलेगा ना। सर कहीं ना कहीं सही है। आप हाँ आप न्यूज में देखते होंगे ना, हम इधर 2-3 सर हम 1.5 महीने से ना हम 2-3 टीचर्स का ही सुन लिए, 1-2 तो पटना का ही हम सुन लिए न्यूज में कि 2 साल से 3 साल से बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो पता चला 3 साल बाद। आखिर एक बच्चा, आप समझिए वो 3 साल बर्दाश्त किया या 3 साल बर्दाश्त की है वो उस बात को, लास्ट में जब एक्सेसिव हुआ ना तब जाकर उसने किसी को बताया। अगर ये चीज रहता ना तो तुरंत बता देती कि हाँ ऐसा दिक्कत हो रहा है मेरे साथ, तो तुरंत ले। एक केस हम ऐसा भी सुने कि शायद 1 या 2 वीक से टीचर कुछ इधर उधर टच कर रहे थे, कुछ वल्गर बातें कर रहे थे, तो बच्ची ने अपनी मम्मी को बताई, मम्मी ने अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे तो बहस करने से कोई फायदा है नहीं टीचर से, हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो वो जो स्टडी रूम था उनका या बेडरूम में पढ़ा रहे हो, वहाँ उन्होंने CCTV कैमरा लगा दिया, और वेरी नेक्स्ट डे जब टीचर आए तो उनकी हरकत वही थी, तो देख लिया उन्होंने, फिर पुलिस केस वगैरह हुआ था। ये पटना का ही मामला है। और ये सर जेवियर कॉलेज का जो टीचर थी वो एक्सप्लॉइट करे, पता है, तो हाईकोर्ट ना पूरा एकदम आजीवन कारावास दिया दोनों टीचर को। सर एक सवाल भी है, स्कूल के वहाँ टीचर इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ फुलवारी शरीफ के पास। हाँ तो उम्र क्या है, फांसी की सजा करने से हाँ वो पहले मैक्सिमम पनिशमेंट है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी क्राइम है, उसके साथ आप एजम्पशन कैसे कर सकते हैं? आप कर रहे हैं तो हीनियस क्राइम है, उसके लिए आपको डेथ सेंटेंस या उसी उम्र कैद ही मिलेगा। तो वही है ना, ये चीजें होगी तो ऐसे क्राइम्स जो है ना बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं। और बात सिर्फ टीचर के लिए नहीं, बात सबके लिए। बच्चे के साथ कोई भी कुछ भी मिसबिहेव करेगा ना, वो किसी न किसी को पता होगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी में ना आपको, जब आप ये एक्टिविटीज बच्चों से करा रहे हैं एज अ टीचर या एज अ पेरेंट, आपको उनको समझाना होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने फ्रेंड का नाम नहीं लिख लेना है। इसीलिए वहां बाकायदा मेंशन किया गया फैमिली, फ्रेंड्स बाहर हैं, फैमिली मेंबर्स में से किसी एक का नाम लिखिए। जो पिक मैंने शेयर किया ना, आप देखिए उसमें फैमिली लिखा हुआ है
कि फैमिली मेंबर में कोई हो, ऐसा नहीं आप दोस्ती का रिस्क दिए पाए। नहीं होता है भाई, बहुत से आदमी फैमिली से शेयर नहीं कर आप पाते। आगे दैट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। रहना चाहिए। यस सर, ये हमारे लिए सही है सर। एडल्ट एज में आने के बाद हम लोग ज़्यादातर बातें अपने फ्रेंड को ही बताते हैं। ऑफिस का टेंशन है तो दोस्त को बता देते हैं, दोस्त सुन के फ़ोन रखता है, उसको टेंशन नहीं है, हमारा भी टेंशन कम हो गया। लेकिन अगर वो टेंशन हम लोग घर पे बताए ना तो फैमिली मेंबर हमसे ज़्यादा टेंशन करेंगे। तो वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन एडोलेसेंस एज ग्रुप में तो वो बच्चा गलत एडवाइस देगा ना। जैसे हम क्या बताएं, सिगरेट पी रहा है बच्चा, वो जाके अपने फ्रेंड को बताएगा कि भाई मैंने सिगरेट पिया। यही चीज उनके मतलब ब्रेन में इंजेक्ट करना है। हाँ बेसिकली एक्चुअली वो तो डिसीजन लेटर और कोई कोई डिसाइड कर ही लेते बहुत हैं। अच्छा। नहीं, बहुत चीजों में सर होता है कि फ्रेंडली कंफर्टेबल जोन होता है, उसी से शेयर कर सकते हैं। वी कांट शेयर विद द फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्रेंड अच्छा एडवाइस दे सकता है। यस सर। और अगर बच्चा एक सही बच्चा है, जो छोटा बच्चा है उसको उतना गाइड नहीं कर पाते, उसके लिए फैमिली सही है। नहीं, हम लोग सिर्फ एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो जो 9 to 15 एज ग्रुप है ना, उनको बाउंड करना है कि आपको इधर फैमिली का ही नाम लिखना है। आप अपने लिए, हम इसलिए बोले आप अपना लिख रहे हो तो फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। तो हमारे लिए है, एक्चुअल है। फ्रेंड्स हमसे सजेशन लेते हैं, हम लोग उनको देते हैं, वो म्यूचुअली। बेसिकली सर एक हम लोग का भी साइकोलॉजी होता है कि जो हम लोग को हमारे तरह का आंसर देगा ना, बेसिकली हम शेयर भी उसी से करते हैं। सर हमको पॉजिटिव ही आया, मेरे फेवर में ही आया। अगर कोई आपको बहुत सारा कड़वा सच सुना देता है, आपको आपका आईना दिखा दिया, तो आप दूसरी तरफ जाएंगे ही नहीं, उसके पास कुछ नेगेटिव ही बोलेगा ही बोलेगा। नहीं, डिपेंड करता है भाई, कुछ वैसा नेगेटिव बात नहीं आती। सिचुएशन से अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि दो डिजीजेस हैं, नेगेटिव को सुनना ही नहीं चाहते। दो बीमारियां हैं, एक है बुलिमिया नर्वोसा और दूसरी है एनॉक्सिया नर्वोसा। ये दोनों बीमारी एडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चों में होती है, और ये मतलब आप समझ सकते हैं इतनी कॉमन बीमारी है ना कि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ये बीमारी भी है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होती है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है। ये बच्चे जब एंजाइटी में आते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आप क्या सकते हैं वेट गेन वगैरह के बारे में जब काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, या वेट लॉस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो जो ईटिंग डिसऑर्डर आता है ना, उसके कारण। ठीक है, दूसरा जो था एनॉक्सिया नर्वोसा, वो इमोशनल चीज़ों के कारण आता है। वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया है, टेंशन ले रहा है। सबसे जो बेसिक क्रक्स है ना इन दोनों बीमारियों का, क्या होता है, बच्चा जैसे ही एडोलेसेंस एज ग्रुप में घुसता है ना, अपने फिजिक को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। लड़के को लंबा होना होता है, उसको बाइसेप चाहिए, ट्राइसेप चाहिए, चेस्ट अच्छा चाहिए। लड़की को स्लिम होना होता है ना। मम्मी लोग का कंसेप्ट अलग है, बच्चा खा पी के मोटा रहना है। बच्चा 9 साल का हो गया, मम्मी अभी भी उसको बच्चा समझ रही, खिला पिला के मोटा रखना चाह रही है। बच्चे को पतला होना है, बच्चे को लंबा होना है। ऐसा हो रहा सर, मेरा नाती खुद कर रहा है, बोलता है कि मम्मी नहीं खाएंगे, तुम नहीं ठीक है, मेरे दोस्त मोटा है ना, तुम नहीं मार पाता, हम तो बेंच पे उसको से बात जाने के पहले मैम आजकल क्या है कि डाइट प्लान फॉलो हो रहा है। हाँ। अगर तो कॉलेज में एंटर करना है तो रिप्रेजेंटेशन तो करना मेरा 5 है। साल का वो मोटा है, हाँ। तो वो नहीं मोटा हो रहा, हम भाग नहीं पाता, मेरा एक दोस्त मोटा है, तो हम भाग जाते हैं मम्मी। कई सारे फिजिकल चेंज आते हैं, कुछ तो हैं जो नेचुरली हो जाएंगे। शोल्डर्स ब्रॉडन होना बॉयज का, वो हो जाएगा अपने आप। उसके लिए बस वही है कि वो न्यूट्रिशियस फूड लेता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, 6 पैक एब्स नहीं आने वाले अपने आप, वो नेचुरल चीज नहीं है। बाइसेप्स नहीं आने वाले 16 इंच 18 इंच के अपने आप, वो नेचुरल चीज नहीं है। लेकिन बच्चा टीवी देखता है, वेब सीरीज देखता है, ठीक है, पिक्चर्स देखता है, वो एक लड़का अट्रैक्ट होता है उन्हीं चीजों से, उसको अब वही करना है। वो ओवर एक्सरसाइज कर लेगा, कई सारे एक्सरसाइज छिप के कर लेता है। एक्चुअली सर है क्या ना कि हमारे स्कूल में ये चीज बहुत प्रिवेल कर रहा है, हर लड़का राज है और हर लड़की सिमरन। यही है, समझ रहे हैं? बेसिकली यही है, सब चीज का बड़ा है। बाइसेप्स और शोल्डर का बोल रहा है ना, बेसिकली वही रीजन है। हाँ, ये भी तो हम बताए ना, एडोलेसेंस एज में आते के साथ वो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने लगता है। अब उसको अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना किसको है? तो जो अपोजिट जेंडर है उसके सामने उसको अच्छा दिखना है। उसको मम्मी पापा के सामने अच्छा नहीं दिखना, उसको टीचर के सामने अच्छा नहीं दिखना, उसको अपने अपोजिट जेंडर के सामने अच्छा दिखना। वो अपोजिट जेंडर उसके एज ग्रुप का हो या उससे 10 साल बड़े उसका।
2 क्लास से शुरू हो गया है तो 2 क्लास से उसको अच्छा दिखना है और उसके लिए वो चीजें करता है। तो हम वही बताए ना, एक्सपोज क्या हो रहा है उसके माइंड में, टीवी में देखता है। हमें साउथ इंडियन मूवीज को हम लोग अगर छोड़ दें तो जो लीड हीरो होते हैं वो सारे स्लिम ट्रिम अच्छी बॉडी वाले है ना, 6 पैक एब्स वाले दिखते हैं हम लोग। बच्चे के दिमाग में तो वही बैठ रहा है कि अगर भाई लड़की मुझे समझेगी कि मैं अच्छा दिख रहा हूं तो उसके लिए मुझे ऐसा होना होगा। वो वही एग्जाम्पल सेट करता है, वैसा ही करने का कोशिश करता है। उसके लिए वो ओवर एक्सरसाइज करेगा, खाना कम कर देगा। अभी तो उसके पास यही कि उसको 6 पैक एब्स लाने हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करता है, उसको दिखते हैं 7 दिन में 6 पैक एब्स लेके आए, 28 दिन में लेके आए। कुछ लोग तो ऐसे 4-4 घंटे में लाने का भी वादा करते हैं और फिर बच्चा उनको फॉलो करता है। वो जो गलत चीजें फॉलो करता है ना, उसके कारण जो उसके बॉडी पे इफेक्ट आता है, उसके कारण ये बीमारी होती है अनॉक्सिया नर्वोसा। लड़कियों को पतला होना होता है ना। इसके लिए तो लड़कियों के तो केस में ऐसा है ना कि सिर्फ टीवी नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट पेरेंट्स तक रेस्पॉन्सिबल है। लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई ना, जो मम्मी खिला खिला कर मोटा कर रही थी वही मम्मी बोलेगी ना, अरे इतनी मोटी हो गई है, पतली हो जाए, स्लिम हो जाए। ड्रेस खरीदने जाइएगा, दुकानदार निकाल के देगा स्लिम ड्रेस। एक्सेल वालों के लिए भी कुछ दिखा दीजिए, वही बॉडी है। तो उसके लिए तो सिंपली पूरी की पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल हम लोग भी जज कर देते हैं। आप भी सोसाइटी का पार्ट है। मतलब एज अ टीचर भी बता रहे हैं कि एज अ टीचर भी हम जज कर देते हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा बात है ना। तो अब लड़कियां, उनको स्लिम होना होता है, उनको भी अच्छा दिखना होता है, तो उसके कारण वो डाइटिंग स्टार्ट कर देती है। वो कुछ सर्टेन चीजें नहीं खाएंगे, घी खाना बंद कर देंगे, दूध खाना बंद कर देंगे। चीट डे सर, आजकल एक नया चला हुआ है, संडे का चीट डे। 6 दिन फास्टिंग और 7 लैक्टोज इंटॉलरेंट, ये एक ऐसा वर्ड है ना जो आजकल डॉक्टर कम बोल रहे, कॉमन लोग ज्यादा बोल रहे। दूध पीने का आपको मन नहीं है, घर पे बोल देते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हमको दूध दही घी मक्खन नहीं चाहिए, मम्मी पापा देना बंद। एक्चुअली बात ये होता है कि आपको मोटे होने से काट कि आप पिएंगे आप शायद मोटे हो जाए। बात ये है कि वीगन का एक कंसेप्ट, हाँ ये आप एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, हाँ कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। कोई भी एक्शन प्रोग्राम हाँ, इज देयर एनी बेनिफिट? पेड़ पौधे से अभी तक ऐसा कोई रिसर्च मेरे ख्याल से हुआ नहीं है सर, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हाँ हमने जब वीगन लेना स्टार्ट किया, दूध पीना बंद किया तो कई सारे फायदे दिखे। तो उसमें ऐसा है ना सर, जैसे एक फ्रेज जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये ठीक है फ्रेज, लेकिन वैसा एप्पल खाइएगा जिसके ऊपर वैक्स लगा है, तो फिर बताइए क्या होगा। एप्पल को शाइन कराने के लिए वैक्स की कोटिंग की जाती है ताकि वो शाइनी दिखे और महंगे बिके। तो अब आप उस एप्पल को खा रहे तो आप डॉक्टर से दूर नहीं, आप हर एक एप्पल के साथ एक कदम नजदीक जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कई सारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, तो फिर वो फ्रेज तो गलत हो गया। ठीक वैसे ही है कि आज कहा जाता है कि आप एग मत खाइए, आप मिल्क मत लीजिए, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस निगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं ना कि मिल्क के लिए, दूध के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। ऐसी डाइट दी जाती है जिससे दूध ज़्यादा है। एनिमल हेल्दी है कि नहीं है ये हम लोग कंसर्न ही नहीं करते, मतलब जो भी रिलेटेड लोग हैं। चिकन इंडस्ट्री में जाइएगा, 2 तरीके से मुर्गों का पालन होता है। एक जिनमें चिकन के लिए होता है, उनको ऐसा डाइट दिया जाता है जिससे उनका फैट इंक्रीज करे खूब, और फिर आप उसी फैट को आप एज ए चिकन खाते हो। जिनसे एग चाहिए होता है, उनका ऐसा डाइट दिया जाता है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफी स्पीड हो जाए, और अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ला दिया जाता है। अभी है ना वेजिटेरियन एग का हम लोग बात करते हैं। वेजिटेरियन एग और नॉन वेजिटेरियन एग क्या है? जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो वेजिटेरियन मान लिया जाता है। वो आया एक एनिमल के बॉडी के अंदर से ही है, एक एनिमल के बॉडी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है वो, ठीक है। और उसके साइकिल को जल्दी कराने के लिए हमने जो केमिकल्स उसको दिए हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ आ रहा है। मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च हुआ था जिसमें यह भी बताया गया था ना कि आप जब एग खाते हैं, खास करके स्पेसिफिकली एग जो येलो वाला होता है, और हम लोग देखते हैं आजकल, मतलब हम नहीं खाते तो हम नहीं बता सकते कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं खाना, लेकिन हम जितना रील्स वगैरह में देखे हैं कि
जब ऑमलेट वगैरह बनता है तो येलो वाला थोड़ा लिक्विड जैसा ही रहेगा। तो अगर वो लिक्विड जैसा ही है दैट मीन्स उसका डीएनए अलाइव है उस एनिमल का, और अगर आप खा रहे हैं ना तो आपके डीएनए में कई सारे स्पेसिफिक चेंजेस आ सकते हैं। हमारा जो डीएनए बना होता है ना वो कैसा बना होता है मैं बता देता हूँ। वो इस तरीके से होता है, कई जगह इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीटली नहीं बना होता। अगर यहाँ ऐसे बना है तो जरूरी नहीं कि यहाँ भी ऐसे ही बना है, वो आधे पे रह सकता है, यहाँ ऐसे होगा फिर पूरा बना होगा इस तरीके से। तो ये जो गैप्स है ना बॉडी उसको फिल करने की कोशिश करता है, और अगर इस कोशिश में उसने किसी और के डीएनए को फिल कर दिया तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके लिए जेनेटिक बायोलॉजी में जाना पड़ेगा एकदम डीप में। कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो बॉडी में होते हैं जो दबे रह सकते हैं, कई सारी चीज़ें डोमिनेट कर जाती हैं, तो उतना नहीं लेकिन चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे रिसर्चेज भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब बात करते हैं कि वीगन होना वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग सिर्फ उस निगेटिव एस्पेक्ट को ही देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव देते हैं। दूध पी रहे तो कैल्शियम भी तो मिल रहा है, विटामिन डी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के लिए काफ़ी अच्छा है। असल में देखना ये कि जो सोर्स से आप ले रहे हैं हाँ, वो अच्छा, जैसे आप कुंदन सर जो नेचुरल सोर्स से आया वो तो अच्छा है। हाँ गाय की। नहीं, कुंदन सर का नाम इसलिए मैं लिए क्योंकि कुंदन सर के घर पे गाय है और वो मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली कोई अपने घर पे गाय रखा है सिर्फ अपने पर्पस के लिए, तो वो उसको इंजेक्शन नहीं लगा रहा है, उसको केमिकल नहीं दे रहा है, उसका अपना पैसा लगा तो डिपेंड करता है उसको जो डाइट, हाँ जो डाइट दिया गया वो कैसा है, वो अच्छा है तो उसका दूध भी अच्छा होगा। हाँ। और उसको सुइया डाल के दिया तो पॉइजनस है, हाँ। या अंडा को भी जो फीडिंग किया जाता है या उसको दिया और जाता है, आजकल तो सर ऐसा है ना, वो अगर अच्छा नहीं किया और जल्दी ग्रोथ के लिए दे रहा है, फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए, तो उसको बहुत हार्ड चलता है। बिल्कुल इवन चिकन मैंने देखा है सर, एक वाले को देखा है, केमिकल खाद से बना हुआ है, नेचुरल ग्रोथ थोड़ी ना उसका। एक गाय क्या करती है, गाय या कोई भी कैटल क्या करता है कि अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा जो मिल्क है ना उसको बचा कर रख लेता है, एक नर्व के थ्रू वो उसको रोक लेता है। ये इंजेक्शन से क्या करते हैं ना वो लोग उस नर्व को सुन कर देते हैं, उस नस को ही सुन कर देते हैं। मैंने देखा है सर, इंजेक्शन लगाया, दूध निकालना स्टार्ट किया ना, दूध की जगह ब्लड आ रहा था, मैंने अपनी आंख के सामने देखा है। ब्लड आया, वो उसको ऐसे फेंका, फिर दूसरे वाले से निकालना स्टार्ट कर दिया उसी बाल्टी में, धोया भी नहीं बाल्टी को अच्छे से, और हम उसको एक दो बार मना किए कि यार मत करो, उसमें वो खून वून लगा हुआ है, छोड़ दो, आज नहीं लेगा कोई दूध। वहाँ कस्टमर्स बोल रहे कि छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे दूध, गाय को आराम करने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही आता है। लास्ट में डांटना पड़ेगा, मतलब वो क्या चाहते हो, मारपीट हो तो हो गया कि बस आज रहने ही दिया था ऐसा ही, तब जाके वो माना। तो आप वो खून वाली चीज़ें आप ले रहे, बिल्कुल नुकसान करेगा। दूध तो हम लोग सोचते पूजा में यूज होगा या क्या होगा, आप ब्लड ले रहे हो बकायदा। तो ये ऐसे कई सारी निगेटिव चीज़ें हैं, तो उसके कारण नुकसान हो सकते हैं। हम लोग बात करें सर एडोलेसेंस एज ग्रुप में जो जब लड़के या लड़कियां आते हैं तो जो क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रोथ स्पर्ट ऑकर होते हैं गर्ल्स में। फिगर जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, ब्रेस्ट उनका डेवलप होता है, हिप्स वाइड हो जाते हैं, वेस्ट लाइन नैरो हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ओव्यूलेशन ऑकर हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बॉयज की अगर हम लोग बात करें तो फेशियल हेयर्स, अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, नॉक्टर्नल एमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, लैरिंक्स का चेंज जो है वो दोनों में होता है। बॉयज में लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है वो इनलार्ज हो जाता है, गर्ल्स में वो श्रिंक कर जाता है, और इस कारण से जब बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है 9 या 10, कुछ में 12 तक भी हो सकता है, तो उसके बाद ना आप पहचान सकते हो एक लड़के और एक लड़की की आवाज़ को। लड़के का आवाज़ बोल्ड हो जाता है, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, श्रिल हो जाती है। आप उससे पहले घर में एक 4 साल का बच्चा, एक 5 साल या 6 साल का बच्चा हो ना, दोनों की आवाज़ आपको लगभग एक जैसी सुनाई देगी, खास करके फ़ोन में देखा गया। आप मतलब अलग नहीं कर पाएंगे कि बोल कौन है, लेकिन हाँ बाद में आप एडल्ट्स एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ पहचान सकते हैं। इसमें भी कई सारे हार्मोनल फैक्टर्स हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा इनलार्ज कर जाते हैं लैरिंग्स, कुछ के कम ही श्रिल करते हैं या कम ही इनलार्ज करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग चेंज आता है, लेकिन ये चेंजेस आते जरूर हैं। कंसर्न्स जो है बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में हमें एडोलेसेंस एज ग्रुप को समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। सबसे पहला है पर्सनल एडजस्टमेंट, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं खुद भी। वो सोसाइटी में कहाँ फिट बैठते हैं, उनको
उनको क्या करना है नहीं करना है उसको लेकर थोड़ा बहुत गाइड करते रहना चाहिए हमें। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखने लगते हैं, काफ़ी सारे नए रिलेशंस बनने लगते हैं। फैमिली के साथ जो रिलेशन है वो है, अब वो उसके नए मायने ढूंढते हैं। फ्रेंड्स जो बनते हैं अब वो भी मीन करते हैं उनके लिए, वो भी मतलब रखते हैं। 4 साल 5 साल का बच्चा हो, मूड स्विंग ऑल्सो। हाँ मूड स्विंग्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। स्ट्रेस जो होगा उससे डील करने के तरीके बताने होंगे। ड्रग एडिक्शन के बारे में तो बिल्कुल बताना है उनको, ठीक है। जो और दूसरी बीमारियां हो रही हैं, एसटीडीज हो गई, टीनेज प्रेगनेंसीज एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न टॉपिक रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीएसई के लिए, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम है ना जिन बातों को दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। कई बार तो टीनेजर्स बताते भी नहीं अपने भी पेरेंट्स को, जब तक वो इस हद तक ना पहुंच जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता। लाइक टीनेज प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, डर के मारे वो बताएंगे नहीं अर्ली स्टेज में पेरेंट्स को। वो जब तक पेरेंट्स को खुद पता चलेगा ना तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। और वो एज ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में हमें उनको बताते रहना होगा। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आई थिंक साइंस टीचर्स को बताना चाहिए क्लास में। लिटरेचर के या दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स उतने फ्रैंक नहीं हो पाते हैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन साइंस टीचर कर सकते हैं। 7-8 क्लास में ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ाने हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं उन चैप्टर्स को पढ़ाते वक्त, उनको समझा सकते हैं कुछ जरूरी चीज़ें। स्ट्रॉन्ग सोशल और कल्चरल फोर्सेज जो इफेक्ट करती हैं उनको भी समझाना होता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरली या सोशली अब सही नहीं है, लेकिन फोर्स किया जाता है बच्चों को भी, या बच्चे खुद ही अट्रैक्ट हो गए हैं उन चीज़ों से। आप चाहते हो कि वो चीज़ें दूर हो जाए, लाइक चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। मैं शॉर्ट्स में देखता हूँ या जोक्स वगैरह में आता है कि बाल विवाह काफ़ी अच्छा था, अब जब तक शादी होती है बाल ही नहीं रहता। ये आज जब शुरू हुआ है ना ये टॉपिक, मैं 2-4-6 महीने से ये देख रहा हूँ तो मजाक लग रहा है। टाइम नहीं लगेगा जब ये बात बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी ना कि चाइल्ड मैरिज अच्छा था, और जिस दिन ये बात अच्छे उसके मन में बैठा ना, उस दिन बाकी लोग जो इस मैरिज के खिलाफ है ना वो सभी विलन हो जाएंगे उसके लिए। तो अगर गलती से भी वो बोल रहा है ना कि चाइल्ड मैरिज ही अच्छा था, तो हमें ज़रूरत है उसी वक्त उसको समझाने का, उसको बताने का कि निकालो तुम फिर से प्रोज एंड कॉन्स जो हम शुरू से बोले कि क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है। कई सारे ऐसे नुकसान है जो उसको पता नहीं, आपको बताना हो। तो सर गवर्नमेंट में प्रपोजल आया कि लड़कियों के 21 और लड़कों को 24। थिंग इज दैट सर गवर्नमेंट से प्रपोजल ही ला सकती है, रूल ही बना सकती है, वो मेंटली आपको चेंज नहीं कर सकती। हमें यहाँ मेंटालिटी चेंज करवानी है। आज भी तो वही रहा है। आप कहाँ सोसाइटी में अभी ना चाइल्ड मैरिज ऐसे हो रहा है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में अभी भी चाइल्ड मैरिज है। तो कैंपेन ये सब लगाना चाहिए, चाहिए वो रूरल एरिया में उन्हें बताना चाहिए कि आप देखिए संजीव सर एक लाइन बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनके कहने का मतलब ये होता है ना कि आप एडल्ट लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा सकते। भरी हुई बाल्टी में ना आप ज़्यादा पानी नहीं भर सकते। एडोलेसेंस एज ग्रुप ऐसा जिसकी बाल्टी अभी खाली है, आप वो कई सारी चीज़ें अपने आप भर रहा है, और वो जो भर रहा है ना उसमें से 90% कचड़ा है। आपको उसमें अच्छी चीज़ें डालनी है, आपको उसको समझाना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप उसके दिमाग में ये बातें डाल देंगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही जाने लगेगी। जैसे आज के डेट में हम लोग बिहार में बात करते हैं, अगर अल्कोहल बैन है ना, हम लोग कहते हैं कि कहाँ बैन है, चलिए खरीदवा देते हैं आपको। हम लोग कहते हैं चलिए खरीदवा देते हैं आपको। आप बोल रहे हैं बैन है, चलिए यहीं मिल जाएगा, इतने का मिल जाएगा, उतने का मिल जाएगा। हम लोग पूरा लाइसेंस दिखा देते हैं अपना कि मेरे मुझ में तो है। देखिए वो बोल रहे व्यक्ति पीछे से इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात, बट इन जनरल आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। आप देखिए क्या आपको एक स्वीट पॉइजन है तो कभी बेनिफिशियल आप समझिए ना, आप बोल रहे हैं क्या सर कि अल्कोहल जो है वो काफ़ी बुरा है हेल्थ के लिए, और बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल से बाहर निकलता है, उसको बड़ी सी दुकान दिखती है अल्कोहल की और सबसे ज़्यादा भीड़ उसको उसी दुकान पर दिखती है। बच्चा क्या मांगेगा? वो एक बार पीने की कोशिश जरूर करेगा,
रिवर्स साइकोलॉजी जैसी चीज भी तो होती है ना। हम जो चीजें मना करते हैं बच्चे को करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा क्या है, क्यूरियस ऐसा क्या है, मना क्यों किया जा रहा है, वो ट्राई करना चाहेगा। तो अब क्या होगा कि जब बैन है ना, आपने जब समझाया ना कि नहीं अल्कोहल अच्छा नहीं है, बैन है, आप समझिए आपके यहाँ के बच्चे वो ढूंढते तो नहीं फिरेंगे ना। आप अगर बिहार में हैं, बिहार में अगर बैन है, आपका बच्चा अगर बिहार में पढ़ रहा है, एटलीस्ट 12th तक तो पढ़ेगा, और अगर उस वक्त तक उसको आदत नहीं लगी तो जो सबसे ज्यादा रिस्क वाला ग्रुप है, जो एज है, वो पार कर गया, उसके बाद वो अगर जाके थोड़ा बहुत पीना स्टार्ट भी करता ना, तो वो एडिक्ट तो नहीं बनेगा, मतलब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बन भी सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिहार बाहर जा ही नहीं सकते, तो वो ढूंढता तो नहीं चलेगा ना कि कहाँ मिल रहा है, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। उसको दुकान मिल नहीं रही है, उसको ये पता है कि बिहार में बैन है, नहीं पीना तो नहीं पिएगा, बात खत्म हो गई। गवर्नमेंट को जो नुकसान है वो अलग फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है वो तो बच रहा है इससे। तो ड्रग एडिक्शन जो है उससे भी बचाना जो है वो एक काफी बड़ा चीज है। एक नहीं एक्चुअली दो, बॉडी शेमिंग और रैगिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एडोलेसेंस एज ग्रुप में ये काफी होती है। स्कूल भी हो रहा है सर, बहुत से कॉलेज में। स्कूल में होता है मैम, कॉलेज छोड़ दीजिए, बॉडी शेमिंग तो स्कूल में होता है, सोसाइटी में हो जाता है ऐसे, है ना? छोटे बच्चों को चिढ़ाते हैं, थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बॉडी शेमिंग होती रहती है। रैगिंग के कारण कई सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो चीज़ें एडोलेसेंस एज में बच्चा सीख रहा है, जो स्किल्स डेवलप हो रही है, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो लाइफ टाइम कैरी कर सकती है उसके साथ। और अगर कोई बुरी आदत उसने कैरी कर ली तो वो लाइफ टाइम नुकसान देती रहेंगे उससे कंसर्न जो भी लोग रहेंगे उनको। और कोई अच्छी चीज उसने कैरी की तो फायदे भी पहुंचेंगे उसको। इसलिए काफी ज्यादा जरूरत होता है कि हम लोग उनको सही बातें समझाएं। एक पूरा का पूरा हैंडबुक है मेरे पास बुलिंग को, मैं कोशिश करूंगा इसको शेयर करूँ। आज नहीं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्कूल फ्रेंडली स्कूल्स के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है CBSE का, जो कि डिफाइन करता है कि स्कूल में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ड्रग्स को लेके भी एक हैंड आउट है पूरा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल के नहीं बता सकता, लाइक हेल्थ को लेके है, हाइजीन मेंटेनेंस को है। एडोलेसेंस एज ग्रुप में ना हाइजीन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। गंदी आदतें जो हैं, गंदी बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हाइजीन के बारे में समझाना और खुद भी उसको फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी बातें ऐसी हैं ना जो आपको आपके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उनको बतानी पड़ेगी। आप खुद कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप हो सकता है बताते हो तुमसे आई कांटेक्ट ना कर पाए बच्चों, लेकिन बतानी पड़ेगी। आप एज अ पेरेंट जाएं, एज अ टीचर जाएं। हाइजीन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों के लिए, दोनों जेंडर के लिए। ऐसा नहीं कि इसे टाइम टू टाइम शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक बातें पहुंचेंगी नहीं तब तक उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, जिज्ञासा उनकी नहीं बढ़ेगी, और तब तक इसके प्रति कंसर्न भी हो नहीं रहेगा। बिल्कुल वो जरूरी है होना उनका ना, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। सिंपली मैंने जब कहा कि वी आर एडोलेसेंट्स विद अराउंड 10, 20, 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये है कि आपने एडोलेसेंस एज ग्रुप के फायदे भी देख रखे हैं, आपने नुकसान भी देख रखा है। कुछ ऐसी गलतियां आपने कर रखी हैं जो आप चाहते हैं कि अब के बच्चे ना करें। हो सकता है उन गलतियों को आपको शेयर करना पड़ जाए बच्चों से, अपना नाम लेके या किसी और का नाम पर पढ़ के कि ऐसी गलती करोगे तो फिर ये नुकसान होगा, फिर आपको उससे बचने का तरीका भी बताना होगा। क्योंकि जरूरी है ना कि ठीक है तुम फेस करो, तुमको पता चलेगा क्या होगा। मान लीजिए फेस करने के चक्कर में उसको कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो कि अब क्यूरेबल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे पेरेंट्स लैक करते हैं इन चीज़ों में। हमारे यहाँ के पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि बच्चा बड़ा हो रहा है। ये भी चीज़ें एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, नीड्स जो है वो उसकी बदल रही है और वो कोप अप नहीं करते। हम लोग समझना नहीं चाहते। एडोलेसेंस एज को क्या भी होता है ना, बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स बच्चों से शेयर नहीं करते अभी ये हैं। टाइम में पेरेंट्स टाइम भी तो दे देते ना बच्चों को। क्या
अब तीन या चार बातें एक्चुअली जो आप खुद से आप सोच लीजिएगा खुद के बारे में। जब आप एडोलेसेंस एज ग्रुप में थे तब आपने कैसा फील किया था, और अगर एडोलेसेंस एज ग्रुप का बच्चा हो आपके घर में और वो आपको बताए कुछ ऐसा चीज या कोई ऐसी एक्टिविटी करे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन योर चाइल्ड या योर स्टूडेंट वेंट टू फेस्टिवल और एनी आउटिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, आपके घर पे कोई एडोलेसेंस एज ग्रुप का बच्चा है, वो पहली बार गया है घर से बिना बताए, कहीं घूमने चला गया, मूवी देखने चला गया, किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ डेट पे चला गया बिना आपको इन्फॉर्म, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप एज ए टीचर या एज ए पेरेंट सोचिए, उन्होंने मार के ठीक कर देंगे हमारे। सोच के देखिए, आप एज ए एडोलेसेंट आप गए हैं तो आप अपने पेरेंट या टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करें? मारना नहीं सर, चिंता हो जाती है कि आज का जैसा माहौल है। हाँ मैम, चिंता ही होती है, लेकिन उसका वो दिखता चिंता वैसे ही है कि जान चिंता ही होता है, उसके लिए वो चिंता नहीं होता। हर किसी का चिंता दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन मैम पेरेंट्स अगर बच्चों के फ्रेंड बन के रहें तो आई थिंक दे विल इजीली कन्वे ऑल द मैसेजेस, भले बुरा से बुरा से भला। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक लड़का है, ठीक है, अगर आप उसको दारू पीने से मना कीजिएगा तो आप उसको रोक नहीं पाइएगा, वो बाहर पिएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आओ बेटा ठीक है, मतलब ठीक है पी लो, यही पी लो, घर में पी लो, तो उसको भी ये रहे कि चलो यार बता ही देते हैं, ऐसे भी तो मम्मी रोकती नहीं है। हाँ, ये एटलीस्ट आपको अगर बच्चा पता पीने रहेगा कि वो कर क्या है। ये मतलब आउट ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर बच्चा पीने लगा, एडिक्ट हो गया, आप उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर से भी ठीक नहीं करा सकते। नहीं, वो एक मामले में ठीक मेरा होगा, मानना है उसको कि बोलेगा तुमको पीना मेरे साथ बैठ कर पियो। आपको सुधार वो शर्म से नहीं पिएगा, इतना तो हम लोग अपने कल्चर पे बिलीव कर सकते हैं कि बच्चा अपने बाप के साथ बैठ के नहीं पिएगा, पिएगा तो एक पैक के बाद उठ जाएगा कि बस हो गया। हिमाचल में जाइएगा ना, देखिए हिमाचल में ऐसा है कल्चर ही है कि मतलब कहीं भी रिसेप्शन वगैरह है ना तो वहाँ पे एक पीने का काउंटर ही लगा रहता है। और जाइएगा, मैं अपने फ्रेंड की शादी में गया था, मैं पीता नहीं ऐसे वहाँ पे कल्चर और बेटे लो भाई तुम भी लो। और ये आपको नॉर्थ ईस्ट पूरा कल्चर है। सर लेकिन आप नोटिस करेंगे कि बिगड़ते वही है जिनको बहुत बंद करके रखा जाता है। हाँ, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है बेटे उसको करें तो क्या होगा, नहीं है वो लगता है नहीं ऐसा करें तो ऐसा होगा क्या, पीना चाहिए वो पी लेता है तो प्रॉब्लम ये होता है। एज एडोलेसेंस या एज अ पेरेंट ना आपको एक बिलीफ सिस्टम जो है दोनों के बीच में बनाना होगा। जैसा मेरे पापा के साथ हम बोले वो दूर है, लेकिन बिलीफ सिस्टम काफी अच्छा है। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और डेली शाम में ना 7 बजे 8 बजे उनको चाहिए होता है सिगरेट, और वो अपना अड्डा डिसाइडेड है उनका। तो अगर हम फ्री हैं तो हमको अपने साथ लेके जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अंकल देख लिए, कोई आंटी देख ली, शुरू में तो कॉल जाता था पापा को कि आपका बेटा ना सिगरेट पी रहा था इस दुकान पे। पापा बोले ठीक है, पीने वाला चीज़ पीने दीजिए, बात खत्म कीजिए, आप जाइए घर। क्योंकि पापा को पता है हम वहाँ होंगे जरूर, पियेंगे नहीं। सेम हाँ, वो उनको बड़े अच्छे से पता है कि ठीक है, अगर उसके हाथ में भी सिगरेट है ना तो वो अगर पिएगा ना तो बता देगा, नहीं तो नहीं पिया होगा। दोस्त के साथ दोस्त बता रहा हूँ, मम्मी टेंशन ले लेती है, मम्मी को पता चला ना मम्मी खूब गुस्सा करेगी, लेकिन पापा को पता नहीं। सर हाथ में अगर सिगरेट है तो कोई पिलाएगा तो नहीं कि भाई तुम पियो। नहीं कई सारे केसेज करने वाला कई सारे केसेज हो सकते हैं ना सर। लाइक हम और मेरा फ्रेंड गए, ठीक है, डेली हमको वो ट्रीट देता है, आज हमको उसको देना है, तो दुकान पे जाके 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 सिगरेट हम लेके आ रहे हैं, और उसी वक्त अंकल देखे अब हम उसको हैंड ओवर करने वाले थे, लेकिन फोटो क्लिक हो गया। नहीं मेरे फादर मतलब कभी-कभी हमसे कोई चीज मंगा लेते हैं तो बोलते हैं कि आपका बेटा तो दुकान से ही चीज लिया। हाँ वही चीज है ना, तो पेरेंट को पता होना चाहिए। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ सर, सुनिए, डेटॉल का बॉटल जो शीशा वाला आता था वो मुझे लेके आना था, और टी-शर्ट पहने थे, हाफ पैंट पहने थे, कोई पॉकेट नहीं था, साइड टी-शर्ट और पैंट मतलब वो साइड में ही करके बॉटल रख लिए। अब शाम तक खबर पहुंच गई कि बेटा बॉटल लेके जा
बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हैं और कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है या कुछ भी हो रहा है तो पेरेंट्स बिलीव कर ले, टीचर्स बिलीव कर ले। नहीं करते सर। सर बहुत से पेरेंट्स जो नहीं है। अगला क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए है। एक ऐसा टाइम या एक ऐसा पहली बार जब आपके बच्चे ने या एक स्टूडेंट ने किसी सर्टेन इशू पे आपके साथ झगड़ा किया, कन्फ्लिक्ट किया, आपने कैसे रिएक्ट किया और बाद में आपको क्या लगा, कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चे के लेवल पे जाके सोचना तो चाहिए क्यों किया? कि जाना चाहिए। would have our reaction। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब कोई बच्चा रिएक्ट किया किसी सर्टेन इशू पे, एक घर की बात करें, मेरे क्लास में बच्चे बोलने लगे कि आगे क्यों बैठती है, हम लोग पीछे क्यों बैठते हैं। कल ही लड़ा था, कल भी तुम आगे बैठना, पूरा लड़ा। बॉयज बैठ के अब गर्ल्स की हटा ही देंगे, हमने नहीं, अब जब बैठ गया तो नहीं हटेंगे। एक बार फर्स्ट टाइम योर किड वाज अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स, आपके बच्चे ने, लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही उसको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ, हम समझते हैं ना कि अगर पेरेंट्स सामने सामने हैं और उनकी नज़र है बच्चे पे, या एज अ टीचर भी हम लोग को लगभग पता होता है कि कौन से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, लगभग तो पता होता है, एग्जैक्टली नहीं पता होता है। अगर वो किसी लड़की को देख रहा है, किसी लड़की किसी लड़के को देख रही है, तो हमें अंदाजा होता है कि क्या चल रहा है उसके अंदर। सर किसी लड़का को देखा तो प्रॉब्लम है सर क्योंकि आज मतलब ये हुआ है। मतलब सिचुएशन ये कि पहली बार जब आपको पता चला तो आपने कैसे रिएक्ट किया? हाँ, वो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन जब पब्लिकली आप एम्बैरेस होते किसी भी रीजन से, हाँ। आपने कैसे रिएक्ट किया था, और अगर कोई एडोलेसेंस रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से तो आप क्या करेंगे? ये वो चीजें हैं ना जो हम लोग बड़ी मजाक में ले लेते हैं। किसी बच्चे का अगर फिर ग्राउंड में पैंट फट गया और वो रोने लगा ना, भैया इसमें रोने वाला कौन सा बात है, पैंट ही तो फटा है, ठीक है। इमेजिन करके देखिए आपके साथ हुआ, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, आपके सारे फ्रेंड्स हैं उधर, आप खेलते हो, कबड्डी खेल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, पैंट फट गया, एम्बैरेसमेंट का मोमेंट तो है वो, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जब हम लोग उस लेवल तक जाके सोचेंगे ना, तब हम लोग एक्चुअल डिसीजंस ले पाएंगे या करेक्ट एडवाइस या सजेशन दे पाएंगे। हमको लगता है सबसे पहला काम तो हंसना चाहिए, बिल्कुल एकदम। और हमको लगता है वही बताना चाहिए कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, किसी के साथ भी हो सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल कॉमन है। सर पिछले साल क्लास 7 में लड़का था, मतलब पीछे बैठा हुआ था, वो उसकी पैंट फट गई तो हमसे बोला सर स्टेपलर पीन दीजिए, वो नहीं पा रहा। तो मैंने उसको दिया, आपके लगा कि नहीं कुछ ज्यादा हो गया, ये चीजें हो, तो मैं बिगाते रखे सर को बुला कर ले सर इसको पैंट दे दीजिए, बाद में इसको डिवाइड करना हो कर लीजिएगा। तो ये चीज एक्चुअली होती है ना। आप देखिए असेंबली में कोई बच्चा जब गिरता है ना, चक्कर आ जाता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, वॉमिट करता है, जब वो गिरता है ना, अगले दिन वो असेंबली में आने के पहले ना 10 बार सोचेगा, तुम गिर गए थे, हाँ सब क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका होता है ना जिसपे सबकी नजर होती है। और अगले दिन देखिए बच्चे हंस सकते हैं, लेकिन टीचर मजाक उड़ाए ना तो बुरा होता है, बच्चा फिर वो मन में बिठा लेगा। हमें बड़े कॉन्शियसली उससे डील करना होता है, ठीक है। और भी कई सारे कंसर्न्स है। एडोलेसेंस एजुकेशन जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे में खत्म हो जाए। एक दो और एक्टिविटी करा देते हैं, थोड़ा फनी हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।